नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। इस लेक्चर में हम ड्यू डिलिजेंस एंड फोरेंसिक अकाउंटिंग के सभी कंसेप्ट का डिटेल में रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं ड्यू डिलिजेंस। तो ड्यू डिलिजेंस होता क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। देखो मीनिंग, ड्यू डिलिजेंस होता क्या है। तो ये क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन करना कि जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन करना कि जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, क्या वो वर्थवाइल होगी। तो ये इन्वेस्टिगेशन करना कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिस भी बिजनेस को हम एक्वायर करने जा रहे हैं, जिस भी बिजनेस में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। इसे क्या बोला जाता है, ड्यू डिलिजेंस। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि किस बात की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम इन्वेस्टिगेट क्या करेंगे। तो बोला गया कि हमें क्या इन्वेस्टिगेट करना है, जिस भी बिजनेस में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उस बिजनेस का हमें क्या देखना है, ऑपरेशंस को एग्जामिन करना है, उस बिजनेस के ऑपरेशंस को एग्जामिन करना है और अदर मटेरियल फैक्ट्स को हमें एग्जामिन करना होगा। हमें क्या करना है, जिस भी बिजनेस में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसका हमें क्या इन्वेस्टिगेट करना होगा, उसके ऑपरेशन को इन्वेस्टिगेट करना होगा, उसके जितने भी अदर मटेरियल फैक्ट्स हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट करना होगा। अब ये होते क्या हैं, इसको हम इसी चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, ये देखना कि जिस बिजनेस में हम इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, जिस टारगेट कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उसके वो कंपनी क्या लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस करती है कि नहीं, उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है, उसकी टेक्नोलॉजी कैसी है, उसके एम्प्लॉयज स्किल्ड हैं कि नहीं, क्वालिफाइड है कि नहीं। ये सब देखना ही क्या है, ड्यू डिलिजेंस है। तो ड्यू डिलिजेंस क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन करना कि जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी कि नहीं, यही क्या है, ड्यू डिलिजेंस। अब देखो ये काम करेगा कौन, कि अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो सोचे कि मैं जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। ये करेगा कौन, तो ये कोई भी जो समझदार व्यक्ति होगा ना वो करेगा ये काम। तो इसलिए बोला गया कि ड्यू डिलिजेंस क्या है, ये एक प्रूडेंट एक्टिविटी है। ये क्या है, प्रूडेंट एक्टिविटी है जो कि किसके द्वारा करी जाती है, कोई भी प्रूडेंट पर्सन के द्वारा। ये क्या है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि कोई भी समझदार व्यक्ति के द्वारा की जाती है। ये क्या है, ड्यू डिलिजेंस एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि कोई भी समझदार व्यक्ति के द्वारा की जाती है। अब ड्यू डिलिजेंस के अंदर हम बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ड्यू डिलिजेंस के अंदर हम बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल पॉसिबिलिटीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं। फाइनेंशियल तो क्या हो गई कि जो टारगेट कंपनी है, जिसके अंदर मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, उसकी सेल्स क्या है, फ्यूचर्स में उसकी अर्निंग क्या होंगी, फ्यूचर में सेल्स उसकी इंक्रीज होगी कि नहीं। ये तो हो गई फाइनेंशियल पॉसिबिलिटीज। नॉन फाइनेंशियल क्या हुआ कि उसके एम्प्लॉयज कैसे हैं, वो स्किल्ड है कि नहीं, उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है कि नहीं, उसका इन्फॉर्मेशन सिस्टम अच्छा है कि नहीं। यह क्या हो गया, नॉन फाइनेंशियल। इस तरह से ड्यू डिलिजेंस की मीनिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब एक डाउट आता है कि ड्यू डिलिजेंस करेगा कौन। ऑडिट देखते, ऑडिट कौन करता है, सीए करता है। ड्यू डिलिजेंस कौन करेगा, तो उन्होंने बोला ड्यू डिलिजेंस कोई भी कर सकता है, सीए और एनी अदर पर्सन। ड्यू डिलिजेंस कोई भी बंदा कर सकता है, सीए भी कर सकता है या कोई अदर पर्सन भी कर सकता है। ड्यू डिलिजेंस कोई भी कर सकता है। तो ये हमारा मीनिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, एरिया ऑफ ड्यू डिलिजेंस। एरियाज ऑफ ड्यू डिलिजेंस, इसमें हम क्या देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से एरियाज में ड्यू डिलिजेंस करवाई जाती है, कौन कौन से एरियाज में ड्यू डिलिजेंस करवाई जा सकती हैं। तो देखो पहला है बिजनेस एक्विजिशन। जब भी हम कोई बिजनेस एक्वायर करने जा रहे हैं, जब भी हम किसी का बिजनेस एक्वायर करने जा रहे हैं तो हम क्या करवा सकते हैं, पहले ड्यू डिलिजेंस करवा सकते हैं कि जो मैं बिजनेस एक्वायर करने जा रहा हूँ क्या वास्तव में मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा भी या नहीं होगा। तो अगर कोई बिजनेस एक्वायर करने जा रहे हैं या कोई मर्जर वगैरह करने जा रहे हैं तो हम क्या करवा सकते हैं, ड्यू डिलिजेंस। सेकंड एरिया देखो, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, स्टार्टअप्स में क्या करते हैं, ये रुपया लगाते हैं। क्या करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, जो भी स्टार्टअप्स होते हैं उनके अंदर रुपया लगाते हैं। तो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करेंगे, स्टार्टअप में रुपया लगाने से पहले ये देखेंगे कि ये जो रुपया लगाने जा रहे हैं, स्टार्टअप में जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं,
क्या ये फ़ायदेमंद होगी या नहीं, तो ये भी करवा सकते हैं। तो कहाँ का होगा, अगर कोई बिजनेस एक्वायर करने जा रहे हैं तब हो सकती है ड्यू डिलिजेंस। वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्टअप में रुपया लगाने से पहले ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। और पब्लिक ऑफरिंग जैसे आईपीओ हुआ, एफपीओ हुआ, तो पब्लिक ऑफरिंग अगर जैसे कंपनियां क्या करती है अपने आईपीओ एफपीओ निकालती है, तो हम क्या कर सकते हैं, ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं कि क्या इस आईपीओ में एफपीओ में इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद होगा कि नहीं, क्या इस आईपीओ एफपीओ में इन्वेस्टमेंट करना मेरे लिए वर्थवाइल होगा कि नहीं, क्या मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो इन सब एरियाज में हम क्या कर सकते हैं, ड्यू डिलिजेंस करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, ऑडिट वर्सेज ड्यू डिलिजेंस। तो एकदम फालतू टॉपिक है। ड्यू डिलिजेंस अभी हमने ऊपर देखा ही है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या है कि ये इन्वेस्टिगेशन करना कि मैं जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ वो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगी कि नहीं। ये क्या है ड्यू डिलिजेंस। और ऑडिट क्या है, ऑडिट क्या है, ये चेक करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, क्या वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ प्रिपेयर करे गए हैं। तो यही तो जो हमने अभी तक पढ़ा है ऑडिट के बारे में, वही यहाँ पे क्या लिखना है, आपको लिखना है कि ऑडिट के बारे में क्या कि ये देखना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट है कि नहीं। और ड्यू डिलिजेंस अभी हमने ऊपर देखा ही, तो वही इनमें डिफरेंसेज हैं, बस इतना ही बताया गया और कुछ नहीं बताया गया। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो अभी तक हमने जो भी देखा उसको हम एक बार कंसेप्ट बुक से देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने टॉपिक देखा था मीनिंग। तो ड्यू डिलिजेंस है क्या, ड्यू डिलिजेंस है क्या, ये देखना, ये इन्वेस्टिगेशन करना कि जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी कि नहीं, कि मैं जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ वो फ़ायदेमंद होगी कि नहीं। अब इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन हम किस चीज़ की करेंगे, उस टारगेट कंपनी के ऑपरेशंस की, उसके अदर मेटल फैक्ट की हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और ड्यू डिलिजेंस को अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, प्रूडेंट एक्टिविटी है, जो कि कौन करता है, कोई भी प्रूडेंट पर्सन करता है। इसके अंदर हम बोथ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल पॉसिबिलिटीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसके अंदर हम बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल पॉसिबिलिटीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसमें जो हाईलाइट एक्स्ट्रा रखा है वो भी आप क्या करना, अपनी कंसेप्ट बुक में हाईलाइट कर लेना। इसमें मैंने जो है एक्स्ट्रा हाईलाइट कर रखा है वो आप क्या करना, कंसेप्ट बुक में हाईलाइट करते जाना। और ये भी लिख लेना कि ड्यू डिलिजेंस करेगा कौन, मैंने ऊपर लिख रखा है यहाँ पे कौन करेगा, सीए भी कर सकता है या कोई एनी अदर पर्सन भी। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमने देखा एरियाज ऑफ ड्यू डिलिजेंस, कौन कौन से एरियाज में। तो ये तीनों नाम आपको याद करने हैं कि बिजनेस एक्वायर करते टाइम वेंचर कैपिटलिस्ट करवा सकते हैं, और जो कंपनी अपनी पब्लिक ऑफरिंग निकालती है, आईपीओ या एफपीओ निकालती हैं, तब भी हम ड्यू डिलिजेंस करवा सकते हैं। फिर ऑडिट और ड्यू डिलिजेंस में अंतर क्या है, ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, जिसमें हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपने ओपिनियन देते हैं कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है या नहीं। और ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या है कि ये इन्वेस्टिगेशन करना कि जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो फ़ायदेमंद होगी कि नहीं, यही क्या है ड्यू डिलिजेंस। इसके अंदर आप थोड़ा सा और हाईलाइट कर लो यहाँ पे, ऑडिट वर्सेस ड्यू डिलिजेंस के अंदर, ड्यू डिलिजेंस वेयर एज ड्यू डिलिजेंस एफर्ट्स टू एग्जामिनेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट टू कंफर्म ऑल मटेरियल फैक्ट्स, इट इन्वॉल्व्स रिव्यू ऑफ बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ये और हाईलाइट कर लो आप, इतना और हाईलाइट कर लो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम यहीं से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यू डिलिजेंस। तो ड्यू डिलिजेंस करवाई क्यों जाती है, इसका कारण क्या है। अगर मैं आपसे पूछूँ इसका कारण क्या है, तो आप बोलोगे कि ये देखने के लिए कि जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो फ़ायदेमंद होगी कि नहीं। तो यही कारण है ड्यू डिलिजेंस का। तो इसी बात को इन्होंने गहराई से बताया। तो पहला पॉइंट उन्होंने बोला ये देखने के लिए कि जो बिजनेस हमें दूर से लग रहा है क्या वो वास्तव में वैसा ही है, कि जैसा हमें बिजनेस दूर से देखने में लग रहा है क्या वास्तव में वो वैसे ही तो है ना। ऐसा तो नहीं कि दूर से देखा तो हसीना बाल बना रही थी लेकिन पास जाके देखा तो भैंस पूंछ हिला रही थी। ऐसा केस तो नहीं है कि दूर से तो बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन पास जाके वो बिजनेस, पास से पता चला जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि वो तो क्या है, बिजनेस एकदम बर्बाद है। ऐसा तो नहीं है। तो ये हमें देखना है कि टू कंफर्म दैट बिजनेस इज व्हाट इट अपेयर्स टू बी, जैसा हमें बिजनेस दूर से लग रहा है वो वैसा ही तो है ना। सेकंड पॉइंट देखो, हमें बिजनेस के अंदर देखना कि कोई डील किलर डिफेक्ट तो नहीं है, कि बिजनेस के अंदर कोई डील किलर डिफेक्ट तो नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जिस टारगेट कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिस बिजनेस को हम एक्वायर करने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो बिजनेस, वो टारगेट कंपनी लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लाइंस नहीं करती हो, उसके अंदर एम्प्लॉयज क्वालिफाइड नहीं है, या उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम ही अच्छा नहीं है। ऐसा कुछ तो नहीं है, उसके अंदर कुछ डील किलर डिफेक्ट तो नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है
कि ड्यू डिलिजेंस किस काम में आता है, वैल्यूइंग असेट्स को वैल्यू करने में। किस काम आता है ड्यू डिलिजेंस, वैल्यू उसकी टारगेट कंपनी के असेट्स को वैल्यू करने में। ऐसा तो नहीं है कि जो टारगेट कंपनी है उसने अपनी असेट्स को ओवर वैल्यू कर रखा हो, या उसने अपनी कुछ लाइबिलिटीज को छुपा रखा हो, अंडर वैल्यू कर रखा हो। ये भी हमें चेक करने में ड्यू डिलिजेंस काम आता है। लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट ये चेक करने में काम आता है, ये हम ये चेक करते हैं ड्यू डिलिजेंस करके, हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा एक्विजिशन क्राइटेरिया था, जिस कारण से हम टारगेट कंपनी को एक्वायर कर रहे थे, वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, वो कंप्लाई हो रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल, हमारा क्राइटेरिया था कि जो KMP हैं, टारगेट कंपनी के जो भी की मैनेजर पर्सनल हैं, वो सब रिटेन होने चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि क्या वो वास्तव में वो रिटेन हो रहे हैं, क्या वास्तव में जब हम एक्वायर कर लेंगे टारगेट कंपनी को, तो क्या वो वास्तव में उसी कंपनी में बने रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि वो छोड़ के चले जाएंगे। तो ये देखना, ये सब क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यू डिलिजेंस। इन कारणों से हम क्या करवाते हैं, ड्यू डिलिजेंस करवाते हैं। एक बार वापस से देख लो, ये देखने के लिए कि बिजनेस जो हमें दूर से लग रहा है, दूर से हमें लग रहा है बहुत अच्छा है, तो क्या वो वास्तव में वैसा ही है, क्या उसके अंदर कोई कमियां तो नहीं है, कोई डील के लिए डिफेक्ट तो नहीं है, टारगेट कंपनी ने अपनी एसेट्स को वैल्यू तो नहीं कर रखा, और क्या एक्विजिशन क्राइटेरिया कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये सब चेक करने के लिए हम ड्यू डिलिजेंस करवाते हैं। अब ये याद करना है कि नहीं करना, तो एक बार जितना मैंने अंडरलाइन करा है उसको बस एक बार रीड मार लेना, याद करने की कोशिश मत करना। ये फालतू टॉपिक है, ज़्यादा काम का नहीं है। याद भी करना चाहो तो 2-3 पॉइंट्स कर लेना, 4 पॉइंट्स है इसके अंदर, कोई भी 2-3 पॉइंट्स याद कर लेना। इसलिए मैंने इसमें हाईलाइट नहीं करा क्योंकि ज़्यादा काम का नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है वो हम देखने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस, तो सबसे पहला देखो क्या है, कमर्शियल या फिर ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस। कमर्शियल या फिर ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस। अब देखते हैं होता क्या है कमर्शियल या ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस। इसके अंदर हम क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं, कमर्शियल या फिर ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, इसके अंदर हम इन्वेस्टिगेट क्या करते हैं। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो हम मर्जर करने जा रहे हैं, जो हम मर्जर करने जा रहे हैं टारगेट कंपनी के साथ, क्या उससे कुछ ऑपरेशनल सिनर्जीज क्रिएट हो रही हैं, क्या उससे कुछ ऑपरेशनल सिनर्जीज क्रिएट हो रही हैं। अभी आप बोलोगी कि ऑपरेशनल सिनर्जीज क्या होती है, देखो इसके नाम से ही पता चलता है। सिनर्जीज का मतलब क्या होता है, बेनिफिट्स। ऑपरेशनल का मतलब क्या है, ऑपरेशनल से रिलेटेड, टारगेट कंपनी के लिए ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ बेनिफिट क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं। कमर्शियल ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस में हम क्या चेक करते हैं कि मर्जर करने से क्या कुछ ऑपरेशनल बेनिफिट्स क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अभी ऑपरेशनल सिनर्जीज क्या हो सकते हैं, हम ये देखेंगे कि मर्जर करने से क्या हमें कोई एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी मिलेगी, क्या हमें एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी मिलेगी, क्या जो टारगेट कंपनी है क्या उसके एम्प्लॉय ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, क्या फिर हम क्या मर्जर करने से हम न्यू मार्केट में भी एक्सपेंड कर पाएंगे, क्या मर्जर करने से हम अपने बिजनेस को न्यू मार्केट में भी एक्सपेंड कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें देखना है कि क्या मर्जर करने से ऑपरेशनल सिनर्जीज क्रिएट होंगी कि नहीं। तो इसे ही बोला जाता है कमर्शियल या फिर ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस। इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं कि मर्जर करने से ऑपरेशनल बेनिफिट्स कुछ मिलेंगे कि नहीं। ऑपरेशनल बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं कि अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाए, न्यू मार्केट में हमें एक्सपेंड हो जाए हमारा बिजनेस, हमें ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉयज़ मिल जाए, अच्छा मैनेजमेंट हो जाए हमारा। तो ये सब ऑपरेशनल सिनर्जीज हो सकती हैं। तो ये हो गया पहला, कमर्शियल या फिर ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस। अब सेकंड देखो, टैक्स ड्यू डिलिजेंस। टैक्स ड्यू डिलिजेंस, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, जो टारगेट कंपनी है क्या वो गवर्नमेंट को रेगुलरली टैक्सेस पे करती है, क्या वो गवर्नमेंट को रेगुलरली टैक्सेस पे कर रही है। तो टैक्स ड्यू डिलिजेंस हम क्या देखते हैं कि जो टारगेट कंपनी है जिसमें हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या वो गवर्नमेंट को रेगुलरली टैक्सेस पे कर रही है। तो यही होता है टैक्स ड्यू डिलिजेंस। थर्ड देखो, इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंस। तो इसके अंदर हमें क्या देखना है, इसके अंदर हम देखना है कि जो टारगेट कंपनी है क्या उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा पाता है। कि जो टारगेट कंपनी है, जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या उसका जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम इतना अच्छा है, इतना एफिशिएंट है कि वो राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन देता है। ये सब चेक करना ही क्या है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंस। फोर्थ, लीगल ड्यू डिलिजेंस। तो ये सारे एकदम सिंपल है, इनके नाम से आप पता लगा सकते हो कि हम चेक क्या करना है। मतलब लीगल ड्यू डिलिजेंस, इसमें हम क्या देखेंगे, जो टारगेट कंपनी है वो लॉज एंड रेगुलेशन को कंप्लाई कर रही है कि नहीं। इसके अंदर क्या देखेंगे कि जो टारगेट कंपनी है वो लॉज एंड रेगुलेशन को कंप्लाई कर रही है कि नहीं। यही क्या है, लीगल ड्यू डिलिजेंस। फिर फिफ्थ देखो, इन्वायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस। इन्वायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस, इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जो टारगेट कंपनी है
क्या वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई कर रही है कि नहीं। अगर मान लो वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं कर रही तो क्या होगा, उसे फाइन पेनल्टीज लग सकती हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में जाके उसका गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो जाए। तो ये सब भी हमें चेक करना है, इन्वायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस। फिर सिक्स्थ है पर्सनल ड्यू डिलिजेंस। इसका भी आपको नाम से पता चल रहा होगा। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, जो टारगेट कंपनी है उसके एम्प्लॉयज एफिशिएंट है कि नहीं, क्या वो स्किल्ड हैं कि नहीं। जो टारगेट कंपनी उसमें एक्स्ट्रा एम्प्लॉय तो नहीं पड़े बिना फालतू के, कि आइडल एम्प्लॉय तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कुछ बिना फालतू में कई सारे एम्प्लॉयज अपॉइंट कर रखे हो जिनका कोई काम ही नहीं हो। तो ये भी हमें चेक करना है। और हम क्या देखेंगे, और हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से एम्प्लॉयज रिटेन करने हैं। तो इसे बोला जाता है पर्सनल ड्यू डिलिजेंस। क्या देखना है इसके अंदर, जो एम्प्लॉयज हैं वो क्वालिफाइड है कि नहीं। जो टारगेट कंपनी है उसने एक्स्ट्रा एम्प्लॉय तो अपॉइंट नहीं कर रखे बिना बात के, और कौन कौन से एम्प्लॉयज हमको रिटेन करने हैं, ये सब देखना ही क्या है, पर्सनल ड्यू डिलिजेंस। अब लास्ट देखो 7 फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, अब इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो देखो एग्जाम में ऐसे क्या कर सकते हैं, आप पे क्लासिफिकेशन ड्यू डिलिजेंस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें आपको क्या करना होगा, ये 7 के 7 नेम आपको लिखने रहेंगे। कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस, टैक्स ड्यू डिलिजेंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंस, इन्वायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस, पर्सनल ड्यू डिलिजेंस, ये सब आपको लिखने रहेंगे। अब जो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस है इस पर क्या होता है, सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसमें क्या ऐसे एक सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं डिटेल में। तो हम फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस को एक डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में हम क्या क्या चेक करेंगे। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में देखो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड। हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ टारगेट कंपनी, कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिस बिजनेस में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड देखेंगे। अब हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड में हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि वो टारगेट कंपनी कौन से प्रोडक्ट में डील करती है, कौन कौन सी सर्विसेज वो प्रोवाइड करा रही है, कौन से प्रोडक्ट में डील कर रही है, उसका नेचर क्या है, उसके बिजनेस का नेचर क्या है, उसके लोकेशंस क्या है, कि उसका ऑफिस क्या है। जो टारगेट कंपनी है उसका लोकेशन कहाँ है, उसका ऑफिस की लोकेशन कहाँ है, उसके वेयर हाउसेज की लोकेशन कहाँ है, उसका R&D प्रोग्राम कैसे हैं, उसके R&D प्रोग्राम कैसे हैं, क्या वो एफिशिएंट है उसके R&D प्रोग्राम। ये सब देखना ही क्या है, हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड। सबसे पहले हम क्या करते हैं फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में, जो टारगेट कंपनी है उसकी हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड का पता लगाते हैं कि वो कौन से प्रोडक्ट में डील कर रही है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, वो उसका R&D प्रोग्राम कैसा है, वो R&D में कितना इन्वेस्टमेंट करती है। ये सब करते हैं हम फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में सबसे पहले। उसके बाद सेकंड स्टेप है अकाउंटिंग पॉलिसीज। और हम क्या देखेंगे फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करते वक्त, हम ये देखेंगे जो टारगेट कंपनी है क्या वो अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रही है कि नहीं, कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी जो फॉलो कर रही है जो टारगेट कंपनी है, जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या वो अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रही है कि नहीं, कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो इनअप्रोप्रिएट तो नहीं है, कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी जो फॉलो कर रही है वो इनअप्रोप्रिएट तो नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने FR में इंडिया 16 में पढ़ा होगा, आपने FR में इंडिया 16 में पढ़ा होगा कि जब भी आप क्या करते हो, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करते हो PPE का, तो आपको या तो कॉस्ट मॉडल फॉलो करना होता है या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल, या तो कॉस्ट मॉडल या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल। लेकिन आपको सिमिलर क्लास पे सेम ही मॉडल लगाना होता है। सिमिलर क्लास ऑफ सेट का आपको क्या करना होता है, सेम ही मॉडल लगाना होता है। अब सिमिलर क्लास कैसे होती है, जैसे लैंड ये एक क्लास हो गई, बिल्डिंग ये एक डिफरेंट क्लास हो गई, फर्नीचर ये एक डिफरेंट क्लास हो गई। अगर मान लो कंपनी लैंड पे क्या लगा रही है, कॉस्ट मॉडल लगा रही है। कंपनी क्या करती है, अपनी लैंड पे कॉस्ट मॉडल लगाती है। तो उसके पास जितने भी लैंड, मान लो कंपनी के पास 10 लैंड्स हैं, तो उसे क्या करना होगा, 10 के 10 लैंड्स पे कॉस्ट मॉडल ही फॉलो करना होगा। वैसा नहीं कर सकती कि 6 लैंड पे तो कॉस्ट मॉडल लगा दिया और 4 लैंड पे रिवैल्यूएशन मॉडल लगा दिया। तो हमें क्या चेक करना है, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में हमें क्या चेक करना है कि उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट तो है ना। हमें ये चेक करना है ऐसा तो नहीं करी कंपनी की 6 लैंड पे तो कॉस्ट मॉडल कर रही है और 4 लैंड पे वो क्या कर रही है, रिवैल्यूएशन मॉडल। इस तरह से हमें ये भी चेक करना है कि जो टारगेट कंपनी है वो अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो तो कर रही है ना। नेक्स्ट देखो हमने क्या करा, सबसे पहले हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड देखा टारगेट कंपनी का, फिर हमने देखा कि क्या अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रही है कि नहीं। सी है रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर में क्या देखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कि नहीं। जो टारगेट कंपनी है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बना रही है कि नहीं बना रही, ये हमें चेक करना है। डी पॉइंट देखो एकदम सिंपल है, जो हमने पहले भी पढ़ा है, टैक्सेशन। हमें ये चेक करना है कि जो
टारगेट कंपनी है, क्या वो रेगुलरली गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर रही है या नहीं कर रही, क्या चेक करना है। जो टारगेट कंपनी है क्या वो गवर्नमेंट को रेगुलरली टैक्सेस पे कर रही है या फिर नहीं कर रही। उसके बाद ई फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, इसके अंदर में क्या देखना है, इसके अंदर में क्या करना है, नेक्स्ट 5 ईयर्स के हमें ये चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि जो टारगेट कंपनी है, जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में कैसा परफॉर्म करेगी, उसकी सेल्स कितनी होगी, कितना अर्न करेगी। तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में क्या चेक करना है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के अंदर, कि जो टारगेट कंपनी है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी, ये हमें चेक करना है। एफ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, ये भी पॉइंट हमारे पहले ही आ गया, लेकिन ये जो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होता है, जो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होता है, इसके अंदर हम डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जो एम्प्लॉयज हैं क्या वो क्वालिफाइड है कि नहीं, हमें कौन कौन से एम्प्लॉयज रिटेन करने हैं, कि जो एम्प्लॉयज उनको टाइमली पेमेंट हो रहा है कि नहीं, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी लॉज एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है जैसे कि PF एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट, ये सब कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, ये सभी हमें चेक करना है कि उन्हें टाइमली पेमेंट हो रहा है कि नहीं। मेन इसमें लिखा है टाइमली पेमेंट, जो एम्प्लॉयज है उन्हें टाइमली पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर देखो पॉइंट नंबर जी, स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस, ये पॉइंट भी हमने पहले ही देखा है। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो टारगेट कंपनी है क्या वो लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लाइंस कर रही है कि नहीं कर रही। जो टारगेट कंपनी है क्या वो लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लाइंस कर रही है या फिर नहीं कर रही। तो क्या क्या देखा हमने फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में, इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के अंदर हम डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि टारगेट कंपनी की हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में पता लगाते हैं कि वो कौन से प्रोडक्ट में डील करती है, उसके ऑफिसेज की, वेयर हाउसेज की लोकेशन कहाँ पर है, उसका R&D प्रोग्राम कैसा है। हमने देखा वो क्या जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रही है क्या वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर AS बना रही है नहीं बना रही, क्या वो रेगुलरली गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर रही है या नहीं कर रही, फ्यूचर में वो कैसा परफॉर्म करेगी, क्या वो एम्प्लॉयज़ को टाइमली पेमेंट कर रही है कि नहीं कर रही, वो क्या वो लॉज एंड रेगुलेशन को कंप्लाई कर रही है या फिर नहीं कर रही। अब लास्ट देखो पॉइंट नंबर H, कैश फ्लो। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, टारगेट कंपनी के कैश फ्लो देखेंगे। इससे हम क्या पता लगाएंगे, कैश फ्लो में हम क्या पता लगाएंगे कि जो टारगेट कंपनी है क्या वो अपनी ट्रेड रिसीवेबल्स को और इन्वेंटरीज को कन्वर्ट कर पा रही है। इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जो टारगेट कंपनी है क्या वो अपनी ट्रेड रिसीवेबल और जो इन्वेंटरीज है उनको कन्वर्ट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। इसका मतलब क्या है, ऐसा तो नहीं कि टारगेट कंपनी के पास ट्रेड रिसीवेबल तो बहुत सारे हैं लेकिन वो सब क्या हैं, वो सब बैड डेट्स हैं। ऐसा तो नहीं कि टारगेट कंपनी के पास ट्रेड रिसीवेबल तो हमें बैलेंस शीट में बहुत सारे दिख रहे हैं लेकिन वास्तव में वो क्या है, बैड डेट्स हैं। बैड डेट्स हैं जिनसे पैसे ही कलेक्ट नहीं हो पा रहा, तो हमें क्या देखना, कैश फ्लो देखना है कि कंपनी टारगेट ट्रेड रिसीवेबल से डेटर से रुपये कलेक्ट भी कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, क्या वो अपने इन्वेंट्रीज को कन्वर्ट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। ऐसा तो नहीं कि उसके पास इन्वेंट्री तो बहुत सारी हैं, उसने इन्वेंट्री तो बहुत सारी परचेज कर रखी हैं लेकिन वो उनको सेल ही नहीं कर पा रही, अपनी इन्वेंट्रीज को सेल ही नहीं कर पा रही, ऐसा तो नहीं है। तो ये हमें चेक करना है। दूसरा और क्या हमें चेक करना है, जो टारगेट कंपनी है क्या वो ट्रेड पेबल्स को, बैंक्स को, गवर्नमेंट को, इनको पेमेंट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। जो टारगेट कंपनी है, जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि उसके पास बहुत सारे ट्रेड पेबल्स पड़े हों, उसे बहुत सारा कर्जा चढ़ रहा हो, उसको गवर्नमेंट के टैक्सेज लग रहे हैं उस पर पेंडिंग हो लेकिन उनको पे ही नहीं कर पा रही। तो ये भी हमें चेक करना है कि क्या वो टारगेट कंपनी है क्या वो किस तरह से वो अपने ट्रेड पेबल्स को पेमेंट कर रही है, क्या वो टाइमली पेमेंट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, वो बैंक के लोन का, गवर्नमेंट के टैक्सेज का, ट्रेड पेबल्स का टाइमली पेमेंट कर रही है कि नहीं, ये भी हमें चेक करना है। इसके अंदर थर्ड हमें देखना है कि टारगेट कंपनी के फंड्स आइडल तो नहीं पड़े। हमें ये देखना है कि जो टारगेट कंपनी है उसके फंड्स आइडल तो नहीं है, ऐसे पड़े हुए तो नहीं है, फालतू तो नहीं है। इसके लिए हम क्या देखेंगे, उसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आपने FR में देखा भी होगा, कैश फ्लो वाले चैप्टर में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के पास, जो टारगेट कंपनी है जिसमें हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बहुत सारा है और उससे कहीं पे इन्वेस्ट ही नहीं कर रही, उनको ऐसे ही पटक रखी है बस। मतलब उसके पास कैश तो बहुत सारा है लेकिन उससे कहीं पे इन्वेस्ट ही नहीं कर रही, उसके पास ऐसे ही पटक रखी है। तो फोर्थ पॉइंट इसी थर्ड पॉइंट से रिलेटेड है, जो मैं आपको फोर्थ पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये थर्ड पॉइंट से ही रिलेटेड है। इसमें हम देखेंगे कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट पैटर्न कैसा है, कंपनी कहाँ कहाँ पर अपने कैश को इन्वेस्ट करती है, कंपनी कहाँ कहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रही है। तो इसके अंदर हमने कैश फ्लो के अंदर क्या क्या देखा
कि क्या कंपनी अपनी ट्रेड रिसीवेबल से पैसा कलेक्ट भी कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, क्या वो अपनी इन्वेंट्रीज को बेच भी पा रही है कि नहीं, क्या कंपनी ट्रेड पेबल्स को, बैंक को, गवर्नमेंट को इनको टाइमली पेमेंट कर पा रही है या फिर नहीं, उसके फंड्स आइडल तो नहीं पड़े, क्या वो अपने फंड्स को अच्छे से इन्वेस्ट तो कर रही है ना, वो कहाँ कहाँ पे अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर रही है, ये सभी हमें इसमें देखना है। तो ये हो गया हमारा फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। तो अभी तक हमने जो देखा उसको हम एक बार कंसेप्ट बुक से देख लेते हैं। तो देखो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस। तो कौन कौन से होते हैं ड्यू डिलिजेंस? कमर्शियल, फाइनेंशियल, टैक्स ड्यू डिलिजेंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, लीगल, इन्वायरमेंटल और पर्सनल। अगर मान लो इस टॉपिक पर क्वेश्चन आ जाता है तो आप आंसर कैसे करोगे? आपको क्या करना है, ये जो बोल्ड पॉइंट्स हैं इनको तो एज इट इज लिखना है और अंदर का आपको क्या करना है, ओन वर्ड्स में लिख देना है। क्या करना है आपको, इनके अंदर का ओन वर्ड्स में 2-3 लाइन्स में लिखना है। ये याद रखना कि आपको क्या करना है, ये जो बोल्ड हो रखे हैं कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, टैक्स ड्यू डिलिजेंस, ये तो एज इट इज लिखना है और अंदर का क्या करना है, ओन वर्ड्स में लिखना है, 2-3 लाइन्स में ओन वर्ड्स में लिखना है आपको। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। ये आप चाहिए बगल में लिख भी लो जिससे आपको याद रहे कि आपको क्या करना है। अगर इस पर क्वेश्चन आ जाए तो आपको अंदर का ओन वर्ड्स में बना के भी लिखना है 2-3 लाइन्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट हमने क्या स्टार्ट करा, नेक्स्ट हमने स्टार्ट करा फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। इस पे अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसके अंदर हमें क्या देखना है, हिस्ट्री देखनी है टारगेट कंपनी की, उसका बैकग्राउंड देखना है, अकाउंटिंग पॉलिसीज देखनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एएस के अकॉर्डिंग है कि नहीं, टैक्सेशन देखना है कि क्या वो गवर्नमेंट को रेगुलरली टैक्सेस पे कर रही है कि नहीं, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन देखने हैं, क्या वो एम्प्लॉयज को टाइमली पेमेंट हो रहा है कि नहीं, क्या लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लाइंस हो रहा है कि नहीं, और कैश फ्लो देखने हैं। अब इसको याद कैसे करना है वो देखो, ऊपर वाला तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन ये जो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस है इसके लिए आप क्या कर लो, एक मेमोनिक बना लो। लिखो आप चार्ट्स एफएम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट्स एफएम। थी से क्या हो गया, कैश फ्लो। एच से क्या हो गया, हिस्ट्री ऑफ टारगेट। देखो मैं दिखाता हूँ, थी से कैश फ्लो, एच से क्या हो गया आपका, हिस्ट्री ऑफ टारगेट प्रोमोटर्स बैकग्राउंड, ए से अकाउंटिंग पॉलिसीज हो गया, आर से क्या हो गया, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टी से टैक्सेशन, एस से स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस, एफ से हो गया आपका फाइनेंशियल प्रोजेक्शन और एम से हो गया मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। तो ये आप मेमोनिक बना लो इसको याद करने के लिए। अब इसको आपको याद कैसे करना है, ये जो पॉइंट बोल्ड हो रखे हैं ये तो आपको एजिटिज लर्न कर लेने हैं और अंदर का क्या करना है, ओन वर्ड्स में लिख देना है। बिल्कुल भी आपको याद नहीं करना, बिल्कुल भी आपको याद नहीं करना अंदर का। लेकिन जो कैश फ्लो वाला है, जो कैश फ्लो वाला पॉइंट है, इसमें ऐसे ही क्या करता है, सेपरेटली आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें अलग से क्या करता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें आप याद कर लेना। देखो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या कंपनी ट्रेड पेबल्स को, बैंक को, इनको क्या पेमेंट कर पा रही है टाइमली, क्या वो अपनी ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्रीज को कन्वर्ट कर पा रही है कि नहीं, उसके फंड्स आइडल तो नहीं पड़े, कंपनी का इन्वेस्टमेंट पैटर्न कैसा है, कंपनी कहाँ कहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है, ये सब हमें चेक करना है। तो इसके लिए आप बना लो मेमोनिक फीता। एफ से क्या हो गया, फंड्स लाइंग आइडल। आई से हमें ये चेक करना इसका इन्वेस्टमेंट पैटर्न कैसा है। टी से हमें चेक करना है कि क्या वो अपनी ट्रेड रिसीवेबल को, इन्वेंट्रीज को कन्वर्ट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। ए से हमें ये देखना है क्या वो ट्रेड पेबल्स को, बैंक को, अपने जितने भी कमिटमेंट्स हैं उनको पेमेंट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। मैं आपको यहाँ पे अंदर का थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन करवा देता हूँ, उनको आप याद मत करना, बस अंडरलाइन करवा रहा हूँ, एक बार देख लेना, उनको याद करने की कोशिश मत करना। पहले वाले में एकदम फालतू लिखा हुआ है, सेम लाइन लिखी हुई है। अकाउंटिंग पॉलिसी में आपको देखना है जो अकाउंटिंग पॉलिसी है अप्रोप्रिएट तो नहीं है, वेदर अकाउंटिंग पॉलिसी इन अप्रोप्रिएट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देखना है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। टैक्सेशन में आपको देखना है कि रेगुलर, क्या कंपनी रेगुलर पे कर रही है टैक्सेज। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में आपको क्या करना है, नेक्स्ट 5 ईयर्स के प्रोजेक्शन चेक करने हैं। मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज में आपको देखना है कि क्या जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं क्या वो प्रॉपर्ली पेड हो रहे हैं। बस उनको आप याद करने की कोशिश मत करना, बस एक बार रीड कर लेना समझने के लिए। मैंने आपको उतना करवा दिया जितना सफिशिएंट है, उनको आप याद मत करना, इसलिए मैंने आपको अंडरलाइन करवाया है। जो याद करना है वो क्या है, हाईलाइट हो रखा है, वो क्या है, वो हाईलाइट हो रखा है। जो भी आपको याद करना है वो क्या हो रखा है, पहले से ही हाईलाइट हो रखा है। इसमें आप यहाँ पे हाईलाइट कर लो, इज कंपनी एबल टू होनर इट्स कमिटमेंट टू ट्रेड पेबल्स, टू ट्रेड पेबल्स बैंक्स। बस इतना हो रहा है, हाईलाइट कर लो आप यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो, हिडन लाइबिलिटीज। अब देखो जो टारगेट कंपनी है, जिस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो बताओ वो क्या करना चाहेगी टारगेट कंपनी।
वो अपनी लाइबिलिटीज को हाइड करना चाहेगी। वो क्या करना चाहेगी, अपनी लाइबिलिटीज को कम से कम दिखाना चाहेगी, और एसेट्स को क्या करना चाहेगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना चाहेगी। तो हमें पता करना है, हमें ड्यू डिलिजेंस करके पता करना है कि उसने कुछ लाइबिलिटीज को छुपा तो नहीं रखा, कि जो टारगेट कंपनी है उसने अपनी कुछ लाइबिलिटीज को छुपा तो नहीं रखा, ये हमें चेक करना है। तो हमें क्या क्या देखना है इसके अंदर, वो देखो आप। सबसे पहले हमें देखना है कुछ टैक्स लाइबिलिटी तो उसने नहीं छुपा रखी। पहला पॉइंट, टैक्स लाइबिलिटीज। हमें ये देखना है उसने अपनी कुछ टैक्स लाइबिलिटी तो नहीं छुपा रखी। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड उसने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड अपनी कुछ टैक्स लाइबिलिटीज को तो नहीं छुपा रखा। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड, पेंडिंग असेसमेंट, कि जो टारगेट कंपनी है, जिस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उस पर कुछ असेसमेंट पेंडिंग तो नहीं है जिससे उस पर फ्यूचर में लाइबिलिटीज क्रिएट हो सकती हैं। जो टारगेट कंपनी है उस पर कोई असेसमेंट पेंडिंग तो नहीं है, उस पर टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा कोई असेसमेंट पेंडिंग तो नहीं है जिससे फ्यूचर में क्या हो सकता है, उस पर लाइबिलिटीज क्रिएट हो सकती है। अब असेसमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, सेल्स असेसमेंट हो गया, कस्टम ड्यूटी असेसमेंट हो गया। तो क्या कोई सेल्स ड्यूटी असेसमेंट, कस्टम ड्यूटी असेसमेंट टारगेट कंपनी में पेंडिंग तो नहीं है, ये हमें चेक करना है। और हमें क्या देखना है कि जो टारगेट कंपनी है उसने बाईबैक करने के लिए, उसने शेयर्स बाईबैक के लिए कोई एग्रीमेंट तो नहीं कर रखा। टारगेट कंपनी ने शेयर्स बाईबैक करने के लिए कोई एग्रीमेंट तो नहीं कर रखा। इससे क्या होगा, अगर मान लो टारगेट कंपनी ने एग्रीमेंट कर रखा है शेयर्स बाईबैक का, तो उसे क्या करना होगा, फ्यूचर में शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना होगा। उसे क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर में शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना पड़ेगा। इस कारण से हमें ये भी चेक करना है कि जो टारगेट कंपनी है उसने बाईबैक का कोई एग्रीमेंट वगैरह तो नहीं कर रखा। और हमें देखना है टारगेट कंपनी पर कोई लीज लाइबिलिटीज तो नहीं है ना, टारगेट कंपनी पर कोई लीज लाइबिलिटीज तो नहीं है ना। लीज लाइबिलिटीज ये आप एफआर में पढ़ते हो। लीज लाइबिलिटीज क्या होती है, जो भी आप फ्यूचर में पेमेंट करने वाले हो, लीज जो आपने लीज पर ली है, जो भी एसेट आपने लीज पर लिया है उससे रिलेटेड जो आप पेमेंट करोगे उनका पीवी क्या होता है, लीज लाइबिलिटीज। तो टारगेट कंपनी के पर कोई लीज लाइबिलिटीज तो नहीं है ना, ये चेक करेंगे हम। इन्वायरमेंटल क्लेम्स, नेक्स्ट देखो क्या है, इन्वायरमेंटल क्लेम्स, कि टारगेट कंपनी पर कुछ इन्वायरमेंटल क्लेम्स तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं कि टारगेट कंपनी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही हो, पोल्यूशन फैला रही हो, बहुत ज़्यादा वेस्टेज कर रही हो, तो उस पर ऐसा तो नहीं है कि कुछ फाइन पेनल्टीज हो, ऐसा तो नहीं है कि उस पर कुछ इन्वायरमेंटल फाइन्स और पेनल्टीज हो। तो हम क्या देखेंगे कि टारगेट कंपनी पे कुछ इन्वायरमेंटल क्लेम्स तो नहीं है ना। नेक्स्ट है लेबर क्लेम्स। टारगेट कंपनी में एम्प्लॉयज, ऐसा तो नहीं है कि एम्प्लॉयज को रिपीट पेमेंट नहीं हो रही हो, एम्प्लॉयज को पेमेंट ही नहीं हो रही हो। ऐसा तो नहीं हो रहा कि टारगेट कंपनी जिस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो अपने एम्प्लॉयज को, लेबर्स को पेमेंट ही नहीं कर रही, ऐसा तो नहीं है। तो ये भी हमें ये देखना है कि कोई लेबर क्लेम्स तो नहीं है ना। लास्ट पॉइंट और देखो, कंटिजेंट लायबिलिटीज। हमें ये देखना है कि टारगेट कंपनी में कुछ ऐसी कंटिजेंट लायबिलिटी तो नहीं है जो कि उसने शो ही नहीं करी। अब कंटिजेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, ये ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जो कि बैलेंस शीट में तो नहीं आती। कंटिजेंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट में नहीं आती, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, इसका डिस्क्लोजर देते हैं। इसका हम क्या करते हैं, नोट्स के अंदर डिस्क्लोजर देते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि टारगेट कंपनी में ऐसी कोई कंटिजेंट लायबिलिटी तो नहीं है जिसका उसने डिस्क्लोजर ही नहीं दिया। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि मान लो कोई शोकॉज नोटिसेज आ रखे हैं, टारगेट कंपनी पर कुछ शोकॉज नोटिसेज आ रखे हैं, लेकिन टारगेट कंपनी ने उनका डिस्क्लोजर ही नहीं दे रखा। टारगेट कंपनी ने उन शोकॉज नोटिसेज का डिस्क्लोजर ही नहीं दे रखा। तो ये सब हमें चेक करना है। ये सब क्या हो सकती है, हिडन लायबिलिटीज हो सकती हैं। सबसे पहले क्या था, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कुछ टैक्स लायबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है इस पर टैक्स से रिलेटेड कुछ असेसमेंट पेंडिंग चल रही हो सकता है कि इसने बाईबैक का एग्रीमेंट कर रखा हो, इस पर कुछ लीज लायबिलिटीज हो, इन्वायरमेंटल क्लेम्स हो, लेबर क्लेम्स हो, लेबर रुपया मांग रही हो टारगेट कंपनी से, और कुछ कंटिजेंट लायबिलिटीज हो सकती हैं जो कि जिसका टारगेट कंपनी ने डिस्क्लोजर ही नहीं दे रखा। तो ये सब हमें चेक करना है। अब इसको हम एक बार कंसेप्ट बुक से देख लेते हैं। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, हिडन लायबिलिटीज। पहला पॉइंट क्या है हिडन लायबिलिटीज में, कि ऐसा हो सकता है कंपनी मे नोट शो एनी शोकॉज नोटिसेज एज कंटिजेंट लायबिलिटीज, कि कंपनी ने अपने शोकॉज नोटिसेज का डिस्क्लोजर नहीं दिया कंटिजेंट लायबिलिटीज के रूप में। और हो सकता है कि उसमें कुछ टैक्स लायबिलिटीज हो, कुछ पेंडिंग सेल टैक्स असेसमेंट हो, कस्टम ड्यूटी के असेसमेंट पेंडिंग हो, उस पर उसने बाईबैक के लिए कोई एग्रीमेंट कर रखा हो, लीज लायबिलिटीज हो, इन्वायरमेंटल क्लेम्स हो, लेबर क्लेम्स हो। तो ये सब हमें चेक करना है, ये सब हमें चेक करना है। इसके अंदर आप ये भी हाईलाइट कर लो यहाँ पे, कंपनी मे नोट शो एनी शोकॉज नोटिसेज एज कंटिजेंट लायबिलिटीज, कंपनी ने अपने शोकॉज नोटिसेज को कंटिजेंट लायबिलिटी के रूप में डिस्क्लोजर नहीं कर रखा। तो ये भी हमें चेक करना है। अब इसका आप मैमोनिक बना लो, आप प्लैनेट, क्या मैमोनिक बना लो, प्लैनेट, इसमें पी 2 बार और एल भी 2 बार। तो पी से क्या हो गया, पेंडिंग सेल टैक्स असेसमेंट और पेंडिंग कस्टम ड्यूटी असेसमेंट।
एल से क्या हो गया, लेबर क्लेम्स हो गया, और क्या हो गया, लीज लाइबिलिटीज। ए से क्या हो गया, ए से आपका क्या हो गया, एग्रीमेंट टू बाय बैक शेयर। एन से क्या हो गया, और एन से क्या हुआ कि कंपनी नोट्स एनी सोको नोटिसेज या कंटीजेंट लाइबिलिटी, कंपनी सोको नोटिसेज को कंटीजेंट लाइबिलिटी के रूप में नहीं दिखा दी। ई से क्या हो गया, इन्वायरमेंटल क्लेम्स। टी से क्या हो गया, टैक्स लाइबिलिटीज। टी से क्या हो गया, टैक्स लाइबिलिटीज। यहाँ पे आपको 8 पॉइंट्स गिवन है, 8 पॉइंट्स गिवन है। आपको क्या करना है, मिनिमम 5 पॉइंट्स करने हैं, और मैक्सिमम कितने, 7 या फिर 8। मैक्सिमम 7 से 8 करने हैं आपको लर्न, लेकिन मिनिमम आपको कितने याद करने हैं, 5। मिनिमम 5 करने हैं, मैक्सिमम आप 7-8 कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि 1-2 पॉइंट आपसे याद नहीं हो रहे तो उनको आप छोड़ देना। अगर आपको ऐसे लगे कि आपसे 1-2 पॉइंट याद नहीं हो रहे तो उनको आप छोड़ देना, टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ओवर वैल्यूड एसेट्स। अब बताओ, जो टारगेट कंपनी है, जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो क्या करना चाहेगी, अपने एसेट्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा दिखाना चाहेगी। अपने एसेट्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा दिखाना चाहेगी। तो हमें ड्यू डिलिजेंस करके, हमें इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाना है कि उसके एसेट्स ओवर वैल्यू तो नहीं है ना, जो टारगेट कंपनी है उसके एसेट्स ओवर वैल्यू तो नहीं है ना, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो टारगेट कंपनी है उसके ट्रेड रिसीवेबल बैड डेट्स तो नहीं है ना। हमें क्या चेक करना है कि जो टारगेट कंपनी है इसकी बैलेंस शीट में मान लो कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स आ रहे हैं, लेकिन हम ये चेक करना है ऐसा तो नहीं कि बैड डेट्स हों। ऐसा तो मान लो टारगेट कंपनी की बैलेंस शीट में 1 करोड़ के हमें क्या दिख रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल दिख रहे हैं, लेकिन इसमें से मान लो 30 लाख के क्या हैं, बैड डेट्स है। लेकिन ये क्या कर रही है टारगेट कंपनी, इनको ट्रेड रिसीवेबल दिखाई जा रही है। इन 30 लाख को भी क्या कर रही है, ट्रेड रिसीवेबल दिखाई जा रही है। इनको इन्होंने बैड डेट्स बुक ही नहीं करा, न इनका प्रोविजन बनाया और ना ही इनको बैड डेट्स बुक करा। तो हमें ये चेक करना है कि अनकलेक्टेबल, कोई अनकलेक्टेबल रिसीवेबल्स तो नहीं है टारगेट कंपनी के अंदर। फिर सेकंड पॉइंट देखो कि जो टारगेट कंपनी है उसकी कुछ इन्वेंट्रीज या फिर प्लांट एंड मशीनरी ऑब्सोलीट तो नहीं है ना, कि उसकी कुछ इन्वेंट्रीज या प्लांट एंड मशीनरी ऑब्सोलीट तो नहीं है ना। इसका मतलब क्या, ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है कि जो यूजफुली ना हो। कि टारगेट कंपनी में हमें ये देखना है कि टारगेट कंपनी में कुछ ऐसी इन्वेंट्रीज या प्लांट एंड मशीनरी तो नहीं है जो कि ऑब्सोलीट हो। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, जो कि यूजफुली ना हो। तो मान लो बैलेंस शीट है, टारगेट कंपनी की क्या है, बैलेंस शीट है, उसके अंदर इसने क्या कर रखा है, प्लांट एंड मशीनरी दिखा रखी है, इन्वेंट्रीज दिखा रखी है। लेकिन जब वास्तव में हमने ड्यू डिलिजेंस करा, अपनी इन्वेस्टिगेशन करी, तो हमें पता चला कि ये तो काम की नहीं है, ये तो ख़राब हो चुकी, ये तो यूज़फुल ही नहीं है। ये प्लांट एंड मशीन और इन्वेंट्रीज तो काम की नहीं है, तो डैमेज हो चुकी। तो ये भी हमें चेक करना है, इसे हमें पता चल जाएगा कि ओवर वैल्यूड एसेट्स तो नहीं है ना। तो ये सब क्या मानी जाएंगी, ओवर वैल्यूड एसेट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप कि टारगेट कंपनी में कुछ ऐसी एसेट्स और प्रॉपर्टी तो नहीं है ना जिन पे केस चल रहा हो, कि टारगेट कंपनी के अंदर, जिस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी एसेट्स और प्रॉपर्टी तो नहीं है जिन पे केस चल रहा हो। अगर उन पे केस चल रहा है तो वो तो एसेट्स प्रॉपर्टी में आनी नहीं चाहिए। तो हमें ये भी चेक करना है। तो ओवर वैल्यूड एसेट्स में क्या देखे, हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे ट्रेड रिसीवेबल तो नहीं है जो कि बैड डेट्स हो गए हों, फिर वो क्या कर रही है कंपनी अपनी बैलेंस शीट में दिखाई जा रही है। या फिर कुछ ऐसी इन्वेंट्रीज या प्लांट एंड मशीनरी तो नहीं है जो कि ऑब्सोलीट हो गई, जो यूजफुली नहीं है, फिर भी वो बैलेंस शीट में आई जा रही हैं। या फिर कुछ ऐसी एसेट्स और प्रॉपर्टी तो नहीं है टारगेट कंपनी में जिन पे केस चल रहा है, फिर भी वो कहाँ पे आ रही है, बैलेंस शीट के अंदर। तो ये सब हमें चेक करना है। और हमें क्या देखना है कि टारगेट कंपनी के अंदर कुछ ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स तो नहीं है ना जिनके कोई वैल्यू ही नहीं है, जिनकी वास्तव में कोई वैल्यू ही नहीं है, जिनकी जीरो वैल्यू है, फिर भी वो क्या है, फिर भी वो इंटेंजिबल एसेट्स बैलेंस शीट के अंदर आ रही हैं। कि टारगेट कंपनी में कुछ ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिनकी वास्तव में कोई वैल्यू ही नहीं है, फिर भी वो क्या है, बैलेंस शीट के अंदर दिख रही हैं। तो ये भी हमें चेक करना है। इससे हमें पता चलेगा कि टारगेट कंपनी में कितनी एसेट्स और वैल्यू हैं, कितने अमाउंट के एसेट्स और वैल्यू हैं। और लास्ट है, हमें देखना है कि टारगेट कंपनी के अंदर बैलेंस शीट में कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर है। लास्ट पॉइंट क्या है, हमें ये चेक करना है कि टारगेट कंपनी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर कितने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर कितने हो रखे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होते हैं, इसे डेफर्ड एनुअल एक्सपेंडिचर भी हम बोल सकते हैं। जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ऐसा तो नहीं है कि उसकी एसेट्स तो बहुत ज़्यादा दिख रही है हमें। जब हम दूर से देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि एसेट्स तो इस कंपनी की बहुत ज़्यादा है, जिस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। जब हमने ऊपर से देखा तब हमने देखा कि इसकी एसेट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब हमने डिटेल में इन्वेस्टिगेशन किया तब हमें पता चला
कि जो असेट्स हैं उसमें ज़्यादातर क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर है, जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हुआ, अर्थक्वेक के कारण मान लो में कोई डैमेजेस हुए वो सब। तो ऐसा तो नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर हो। तो ये सब क्या होते हैं, और वैल्यूड असेट्स। और वैल्यूड असेट्स आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी असेट्स का और वैल्यूशन हो रखा हो। जैसे किस किस का ट्रेड रिसीवेबल और वैल्यू तो नहीं है, इन्वेंटरीज प्लांट एंड मशीन और वैल्यूड तो नहीं है, या कोई ऐसी असेट्स प्रॉपर्टी तो नहीं है जो लिटिगेटेड हो, ऐसी इंटेंजिबल असेट्स तो नहीं है कि जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है फिर वो बैलेंस शीट में आ रही है, या फिर उसकी असेट्स में ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर तो नहीं है। ये सब हमें चेक करना है। इसको हम एक बार कंसेप्ट बुक से भी देख लेते हैं। तो देखो ये है और वैल्यूड असेट्स। सबसे पहला अनकलेक्टेबल रिसीवेबल्स। कि अनकलेक्टेबल रिसीवेबल्स कितने हैं इस टारगेट कंपनी के अंदर, कि ऑब्सोलीट इन्वेंटरीज कितनी है, ऑब्सोलीट प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, कोई ऐसी असेट प्रॉपर्टी तो नहीं है जिन पे केस चल रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर कितने हैं, ऐसी इंटेंजिबल असेट्स तो नहीं है आ रही बैलेंस शीट के अंदर जिनकी वास्तव में कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये सब हमें चेक करना है। मैं आपको 2 पॉइंट और समझा देता हूँ जो मैंने आपको वहाँ पे नहीं समझाए। देखो ये देखो ये वाला पॉइंट इन्वेस्टमेंट वाला, कि इन्वेस्टमेंट्स कैरीड एट कॉस्ट थस रिलाइजेबल वैल्यू इज मच लोअर। कि हमारे बैलेंस शीट में ऐसी इन्वेस्टमेंट आ रही हैं जिनकी रिलाइजेबल वैल्यू, जिनकी सेल वैल्यू क्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम उनको किस पे दिखा रहे हैं, कॉस्ट पे दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 1 लाख, उनकी रिलाइजेबल वैल्यू है 60,000, लेकिन फिर भी हम उसे किस पे दिखा रहे हैं, हम उसको किस पे दिखा रहे हैं, 1 लाख पे दिखाए जा रहे हैं। मतलब रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है 60,000, फिर भी हम उसको किस पे दिखाए जा रहे हैं 1 लाख पे। तो हमें देखने की और वैल्यूड तो नहीं है इन्वेस्टमेंट। ये देखो ग्रुप कंपनी बैलेंस शीट नॉट रिकॉन्सिल्ड। इसका मतलब क्या है कि ग्रुप कंपनी के बैलेंस शीट का रिकॉन्सिलेशन ही नहीं हो रखा। तो इससे क्या पता चल लगेगा हमें, अगर मान लो ग्रुप कंपनी के बैलेंस शीट का रिकॉन्सिलेशन ही नहीं हो रखा, तो इससे क्या पता लगेगा कि जो फिगर्स हैं, जो अमाउंट हमें दिख रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर, वो क्या हो सकते हैं, उनमें गड़बड़ी हो सकती है। जो हमें अमाउंट दिख रहे हैं वो हो सकता है कि वो करेक्ट ही ना हो। तो इस बात से हमें ये पता लगेगा। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब आपके हिसाब से आपको जो जो याद करनी हो वो याद कर लेना आप, लेकिन जो सबसे सिंपल है वो जो हाईलाइट हो रखे हैं अब वो याद कर लेना। जो हाईलाइट हो रखे हैं वो सबसे सिंपल है याद होने में, इसलिए आप उन्हीं को याद कर लेना। और अगर एक्स्ट्रा करना चाहो आपके हिसाब से तो एक्स्ट्रा भी आप याद कर सकते हो। इसके अंदर भी 8 पॉइंट्स हैं जिसमें से 6 पॉइंट्स हाईलाइट हो रखे हैं। अब इसका मेमोनिक भी देख लो, इसका आप मेमोनिक भी देख लो। इसका मेमोनिक क्या बना, यू लियो। यू से क्या हो गया, यू से हो गया अनकलेक्टेबल रिसीवेबल्स। एल से क्या हो गया, एल आएगा 2 बार, और आई भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। एल से क्या हो गया, लिटिगेटेड असेट्स एंड प्रॉपर्टी। और एल से क्या हो गया, एल एक बार ही आ रहा है, इसमें एल एक बार ही आएगा। आई और ओ ये 2 बार आ रहे हैं। एल से क्या हो गया, लिटिगेटेड असेट्स एंड प्रॉपर्टी। आई से क्या हो गया, इंटेंजिबल असेट्स ऑफ नो वैल्यू। और आई से क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर। ओ से क्या हो गया, ऑब्सोलीट इन्वेंटरीज और ऑब्सोलीट प्लांट एंड मशीनरी। इस तरह से हमने और वैल्यूड असेट्स के टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया। फिर हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं अब, कंटेंट्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। इसको हम यहीं से देख लेते हैं, इसको हम यहीं से देख लेते हैं। कंटेंट्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, हम क्या क्या बताएंगे। सबसे पहले तो हम बताएंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो हम क्या बताएंगे, इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हम क्या बताएंगे, इसके अंदर हम क्या बताएंगे कि किस कंपनी का ड्यू डिलिजेंस किया जा रहा है, किस कंपनी का ड्यू डिलिजेंस किया जा रहा है, ड्यू डिलिजेंस करवा कौन रहा है, वो ड्यू डिलिजेंस कर कौन रहा है, कि किस कंपनी का ड्यू डिलिजेंस करवाया जा रहा है, कौन करवा रहा है, कौन सी कंपनी ड्यू डिलिजेंस करवा रही है, और कर कौन रहा है, ड्यू डिलिजेंस कर कौन रहा है। तो हम इंट्रोडक्शन देंगे। हम क्या बताएंगे, समरी बताएंगे। जो भी ड्यू डिलिजेंस हमने किया, जो भी हमने इन्वेस्टिगेट करा, उसकी पूरी समरी बताएंगे। हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे, हम ड्यू डिलिजेंस का ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं, ये चेक करना कि जो टारगेट कंपनी उसकी एसेट्स ओवर वैल्यू तो नहीं, उसकी लाइबिलिटीज अंडर वैल्यूड तो नहीं, उसने लाइबिलिटी छुपा तो नहीं रखी। ये चेक करना कि वो कंपनी लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई तो कर रही है कि नहीं, उसके एम्प्लॉयज क्वालिफाइड है कि नहीं। ये सब क्या है ऑब्जेक्टिव। उसके बाद जो भी पॉइंट्स हैं रिपोर्ट के अंदर, वो सब पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़े हैं चैप्टर के अंदर। हम क्या बताएंगे रिपोर्ट के अंदर कि उस कंपनी की, उस टारगेट कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी एसेट्स लाइबिलिटीज है, उनका वैल्यूएशन के बारे में बताएंगे, उसके मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, उसके ऑपरेशंस के बारे में बताएंगे, और जो उसके फाइनेंशियल प्रोजेक्शन थे उस पर अपने कमेंट देंगे। तो एक बार देखो क्या क्या बताया, इंट्रोडक्शन बताया, फिर समरी दी, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव बता दिया। ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। उसके बाद हमने जो भी चैप्टर में पढ़ा, टारगेट कंपनी का बैकग्राउंड, हिस्ट्री, उसका असेट्स का वैल्यूएशन, लाइबिलिटीज़ के बारे में कि असेट्स और वैल्यू तो नहीं है, लाइबिलिटीज उसकी हिडन तो नहीं है कुछ, उसका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या था, उन सब के बारे में बताएंगे। उसके जो फ्यूचर प्रोजेक्शन हैं, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है, उस पर अपने कमेंट देंगे। और लास्ट पॉइंट है शॉर्ट एनालिसिस। इसको हम समझ लेते हैं ये क्या है, शॉर्ट एनालिसिस। इसको अब हम समझ लेते हैं एक बार।
ये देखो SWOT एनालिसिस। तो SWOT एनालिसिस क्या होता है, इसको हम नोट्स के अंदर जाके समझ लेते हैं, वहाँ पे अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे देखो SWOT एनालिसिस। SWOT का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। अब देखो SWOT एनालिसिस में हम क्या बताएंगे, अगर देखा जाए तो मतलब ड्यू डिलिजेंस क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ड्यू डिलिजेंस करना एक तरह से क्या है, SWOT एनालिसिस ही है। ड्यू डिलिजेंस जो हम कर रहे हैं, जो भी तक अभी तक हमने सीखा है ना, वो क्या है, हमने एक तरह से SWOT एनालिसिस ही किया है। अभी तक ड्यू डिलिजेंस के चैप्टर में हमने जो भी सीखा, हमने करा ही क्या है, हमने SWOT एनालिसिस ही करा है। उसको मैं समझा भी देता हूँ कैसे हमने SWOT एनालिसिस करा है। देखो स्ट्रेंथ में हम क्या बताएंगे, स्ट्रेंथ में हम ये देखेंगे जो टारगेट कंपनी है, क्या उसका इन्फॉर्मेशन सिस्टम अच्छा है कि नहीं, क्या उसकी टेक्नोलॉजी है, हो सकता है कि उसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी हो, तो ये स्ट्रेंथ हो सकती है। और क्या हो सकती है स्ट्रेंथ, कि उसकी सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो। तो स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकता है कि जो टारगेट कंपनी है, हो सकता है कि उसका इन्फॉर्मेशन सिस्टम अच्छा हो सकता है उसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो, उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो ये सब क्या हो गई, स्ट्रेंथ हो गई। ये सभी तो हम क्या कर रहे हैं, ड्यू डिलिजेंस के अंदर हम क्या कर रहे हैं पूरे चैप्टर में, यही तो चेक कर रहे हैं कि उसकी इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैसा है, उसकी टेक्नोलॉजी कैसी है, उसके एम्प्लॉयज कैसे हैं, उसके एम्प्लॉयज क्वालिफाइड है कि नहीं, उसकी सेल्स कितनी है, फ्यूचर में उसकी सेल्स क्या रहेगी। तो ये सब क्या है उसकी स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या हो सकती हैं, हो सकता है कि उसके एम्प्लॉयज क्या हैं, एम्प्लॉयज उसके क्वालिफाइड नहीं हो। तो ये क्या हो गई, इसकी वीकनेस हो गई। ये क्या हो गई, इसकी वीकनेस हो गई। हो सकता है कि वो लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लाइंस नहीं कर रही, हो सकता है कि उसका इन्फॉर्मेशन सिस्टम अच्छा नहीं हो, उसके इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं हो। तो ये सब क्या हो गई बताओ, ये सब क्या हो गई, वीकनेस हो गई। अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि टारगेट कंपनी को एक्वायर करने से, हो सकता है कि उसे न्यू मार्केट में एंट्री मिल रही हो, कि टारगेट कंपनी को एक्वायर करने से वो अपने बिजनेस को न्यू मार्केट में भी एक्सपेंड कर पाएगी। ये क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी हो गई। ड्यू डिलिजेंस के अंदर हम ये भी तो चेक कर रहे थे, क्या मुझे न्यू मार्केट में अपने बिजनेस को, क्या मैं अपने न्यू बिजनेस अपने मार्केट में, क्या मैं अपने बिजनेस को न्यू मार्केट में भी एक्सपेंड कर पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं अपने बिजनेस को न्यू मार्केट में भी एक्सपेंड कर पाऊंगा कि नहीं। ये क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी हो गई। तो अगर अगर कंपनी अपनी बिजनेस को न्यू मार्केट में एक्सपेंड कर पाती है तो ये क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, मतलब थ्रेट्स क्या हो सकते हैं कि न्यू कम्पिटिटर्स एंटर हो जाएं, हो सकता है कि न्यू कम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर हो जाएं। तो ये क्या हो गए, थ्रेट्स हो गए। तो SWOT एनालिसिस में हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। और SWOT एनालिसिस करना ही क्या है, ड्यू डिलिजेंस करना है। SWOT एनालिसिस करना ही क्या है, ड्यू डिलिजेंस करना है। स्ट्रेंथ क्या हो सकती है कि जो टारगेट कंपनी है, हो सकता है उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी हो, उसका इन्फॉर्मेशन सिस्टम अच्छा हो। वीकनेस क्या हो सकती है कि उसके एम्प्लॉयज बेकार हैं, उसका इन्फॉर्मेशन सिस्टम बेकार है, उसकी टेक्नोलॉजी बेकार है। अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि टारगेट कंपनी से जब मैं मर्ज करूंगा तो हो सकता है कि मैं न्यू मार्केट में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाऊँ। थ्रेट्स क्या हो सकते हैं कि न्यू कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में एंटर कर सकते हैं। ये हो गए थ्रेट्स। तो इस तरह से ड्यू डिलिजेंस करना के एक SWOT एनालिसिस भी है। तो इस कारण हम रिपोर्ट के अंदर क्या बताएंगे, SWOT एनालिसिस बताएंगे। जो भी हमने ड्यू डिलिजेंस करा है उसको SWOT एनालिसिस के रूप में बताएंगे कि उस टारगेट कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है। ये सब भी हम इसके अंदर बताएंगे। अब ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट को आप याद कैसे करोगे, इसलिए मैम लिख देखो AI बोचेस। ए से क्या हो गया, असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, असेट्स, लाइबिलिटीज। ये भी आप हाईलाइट कर लो कि असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, असेट्स एंड लाइबिलिटीज। और आई से क्या हुआ, इंट्रोडक्शन। बी से क्या हो गया, बैकग्राउंड ऑफ टारगेट कंपनी। ओ से हो गया ऑब्जेक्टिव। सी से क्या हो गया, कमेंट्स ऑन फ्यूचर प्रोजेक्शन। एच से हो गया, हिस्ट्री ऑफ टारगेट कंपनी। ई से क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव समरी। और एस से क्या हो गया, SWOT एनालिसिस। इसके अंदर आपके पास 10 पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पे आपको 10 पॉइंट्स गिवन है। आपको कोई भी 5 to 8 पॉइंट्स लर्न करने हैं, आपको कोई भी 5 to 8 पॉइंट्स लर्न करने हैं यहाँ पे, जिसमें से स्टार्टिंग के तो सभी रिपोर्ट्स में आपको मिल जाते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, एग्जीक्यूटिव समरी, ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद जो भी हमने पॉइंट देखे वो कौन से पॉइंट्स हैं, जो भी हमने इस चैप्टर में शुरू में पढ़े थे कि उस कंपनी की बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री कैसी है, उस कंपनी के एसेट्स का वैल्यूएशन कैसा हो रखा है, गलत तो नहीं हो रखा, लाइबिलिटीज़ का वैल्यूएशन कैसा है, उसका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में बताना, उसके फ्यूचर प्रोजेक्शन पे अपने कमेंट देना, फिर उसका SWOT एनालिसिस बताना। ये सब क्या करेंगे हम उसकी रिपोर्ट में देंगे, ड्यू डिलिजेंस की रिपोर्ट में हम ये सब बातें बताएंगे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, ड्यू डिलिजेंस। अब हम स्टार्ट करते हैं फोरेंसिक अकाउंटिंग का रिवीजन। अब हम फोरेंसिक अकाउंटिंग का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फोरेंसिक अकाउंटिंग
तो सबसे पहले देखते हैं फोरेंसिक अकाउंटिंग होती क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फोरेंसिक अकाउंटिंग होती क्या है। मीनिंग, तो इसका मतलब क्या है कि अपनी इन्वेस्टिगेटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स, इन्वेस्टिगेटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स, फ्रॉड। तो फोरेंसिक अकाउंटिंग का मतलब क्या है? फोरेंसिक अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि अपनी इन्वेस्टिगेटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स को लगाकर, अपनी इन्वेस्टिगेटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स को लगाकर फ्रॉड का पता लगाना कि फ्रॉड हुआ है कि नहीं। अपनी इन्वेस्टिगेटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स को लगाकर फ्रॉड का पता लगाना कि फ्रॉड कितने का हुआ है, किसने फ्रॉड किया, फ्रॉड हुआ है या नहीं, ये चेक करना ही क्या है? फोरेंसिक अकाउंटिंग। अब देखो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स को लगा रहे हैं। अब यहाँ पे कितनी स्किल्स चाहिए? यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स चाहिए। फोरेंसिक अकाउंटिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा क्या चाहिए? इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स चाहिए। तो बताओ फोरेंसिक अकाउंटिंग करेगा कौन? फोरेंसिक अकाउंटिंग करेगा कौन? तो उन्होंने बताया कि फोरेंसिक अकाउंटिंग ऐसे नहीं कि कोई भी बंदा कर दे। ड्यू डिलिजेंस के अंदर हमने देखा था कि ड्यू डिलिजेंस कौन करेगा? तो वहाँ पे हमने देखा कि वो सीए भी कर सकता है या कोई एनी अदर पर्सन भी कर सकता है ड्यू डिलिजेंस। सीए भी कर सकता है या एनी अदर पर्सन भी। लेकिन फोरेंसिक अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे बोला गया कि आपको एक CFAP का एग्जाम है वो पास करना होगा। अगर कोई सीए भी मान लो फोरेंसिक अकाउंटिंग करना चाह रहा है, कोई सीए भी क्या करना चाह रहा है? फोरेंसिक अकाउंटिंग करना चाह रहा है, तो उसे भी क्या करना होगा? CFAP का एग्जाम पास करना होगा। सीए को भी क्या करना होगा? CFAP का एग्जाम पास करना होगा, तभी वो क्या कर पाएगा? फोरेंसिक अकाउंटिंग कर पाएगा। तभी क्या सीए क्या कर पाएगा? फोरेंसिक अकाउंटिंग कर पाएगा। तो फोरेंसिक अकाउंटिंग ऐसा नहीं कि कोई भी सीए कर दे। तो ये याद रखना, ये आपके ICAI ने गिवन नहीं किया है। ICAI ने अपने नोट्स में गिवन नहीं किया ये बात, ये करता कौन है, ये मैंने आपको बता दिया है समझने के लिए। अब देखो, अब हम देख लेते हैं डिफरेंसेज। हमने मीनिंग देख ली कि क्या है फोरेंसिक अकाउंटिंग, अपनी इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स को लगाकर पता लगाना कि फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ। अब हम देखने जा रहे हैं डिफरेंसेज बिटवीन अदर ऑडिट्स एंड फोरेंसिक अकाउंटिंग। कि फोरेंसिक अकाउंटिंग और अदर ऑडिट्स में डिफरेंस क्या है? अदर ऑडिट में और फोरेंसिक अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है? कुछ डिफरेंसेज हम देखने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहला डिफरेंस, पहला पॉइंट, ऑब्जेक्टिव। बताओ ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑडिट का ऑब्जेक्टिव बताओ क्या होता है? ये ओपिनियन देना कि क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री हैं, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। यहाँ पे ये लिखा गया ट्रू एंड फेयर व्यू। ये चेक करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं। इन फोरेंसिक अकाउंटिंग बताओ ऑब्जेक्टिव क्या है? अभी ऊपर हमने देखा फ्रॉड का पता लगाना कि फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ। क्या पता लगाना? कि फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ, ये पता लगाना ही क्या है? फोरेंसिक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। सेकंड पॉइंट देखो, टेक्निक। ऑडिट के अंदर हम क्या करते हैं? सैंपल चेकिंग। बताओ ऑडिट के अंदर हम क्या करते हैं? सैंपल चेकिंग करते हैं। लेकिन फोरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करेंगे? इन डेप्थ चेकिंग करेंगे। हम क्या करेंगे? इन डेप्थ चेकिंग करेंगे। फोरेंसिक अकाउंटिंग हम क्या करते हैं? अपनी इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स को लगाते हैं पता लगाने के लिए कि फ्रॉड हुआ है कि नहीं। तो इसके अंदर चेकिंग भी कैसी होगी? इन डेप्थ चेकिंग होगी। इसके अंदर हम सैंपल चेकिंग नहीं करेंगे। क्या सी चेकिंग होगी फोरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर? इन डेप्थ चेकिंग। फिर थर्ड पॉइंट देखो, पीरियड। बताओ ऑडिट कब होती है? ये होती है स्पेसिफिक पीरियड के लिए। ये कैसे होती है? स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है, जैसे हाफ ईयरली, ईयरली। तो ऑडिट स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के लिए की जाती है। जो ऑडिट होती है वो कैसे करी जाती है? स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के लिए की जाती है। लेकिन जो फोरेंसिक अकाउंटिंग है इसमें ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। फोरेंसिक अकाउंटिंग कभी भी करवाई जा सकती है। ऑडिट है वो तो कब होगी? स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के लिए होगी। लेकिन जो फोरेंसिक अकाउंटिंग है उसमें ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, वो कभी भी करवाई जा सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर कोई एडवर्स फाइंडिंग मिलती है तो क्या होगा? बताओ अगर कोई एडवर्स फाइंडिंग मिलती है ऑडिट में तो हम क्या करते हैं? क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं। हम क्या करते हैं? क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं। लेकिन अगर फोरेंसिक अकाउंटिंग में मान लो एडवर्स फाइंडिंग मिलती है, अगर हमें पता चला कि फ्रॉड हुआ है फोरेंसिक अकाउंटिंग में, जब हम अपनी इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स को लगाकर ये पता चलता है हमें कि फ्रॉड हुआ है, तो हम क्या करेंगे? तो हमें क्या करना होगा? हमें बताना होगा कि फ्रॉड किसने किया है। इसे बोला जाता है परपिट्रेटर। हमें क्या बताना होगा? कि फ्रॉड किया किसने है।
अगर कोई एडवर्स फाइंडिंग मिलती है तो ऑडिट में तो हम क्या करते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं। लेकिन फोरेंसिक अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे, हम ये बताएंगे कि फ्रॉड किया किसने है, परपिट्रेटर कौन है, परपिट्रेटर कौन है, और बताएंगे कि उस फ्रॉड का इम्पैक्ट क्या आया, उस फ्रॉड के कारण नुकसान क्या क्या हुए, क्या क्या बताना है हमें कि फ्रॉड किया किसने और फ्रॉड करने के कारण बिजनेस में नुकसान क्या क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ हमें, ये हम बताएंगे। लास्ट पॉइंट और देखो आप, लास्ट 2 पॉइंट बचे, सेकंड लास्ट है ये, वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक एट एक्स्ट्रा। तो ऑडिट में हम क्या करते हैं, स्टॉक के वेरिफिकेशन के लिए मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन पे हम क्या करते हैं, रिलाई करते हैं। हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन रिलाई करते हैं। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन को हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को आप डिटेल में ऐसे 580 में पढ़ते हो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को आप डिटेल में ऐसे 580 में पढ़ोगे। ये होती क्या, थोड़ा सा बता देता हूँ। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक क्या है, एविडेंस ही है जो क्या करता है, ऑडिटर के अदर ऑडिट एविडेंसेज को, जो अदर एविडेंसेज है उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या करता है, ऑडिटर के जो अदर ऑडिट एविडेंसेज है उनको सपोर्ट करता है। तो ऑडिट के अंदर तुम क्या करते हैं, जो भी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन होती है उस पर रिलाई करते हैं। लेकिन फोरेंसिक अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। लेकिन जो फोरेंसिक अकाउंटिंग है इसके अंदर हम क्या करेंगे, खुद जा जाके डिटेल में वेरिफिकेशन करेंगे। इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखो इन डेप्थ चेकिंग करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ भी अगर हमें वेरीफाई करना है तो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करेंगे, खुद जा जाके डिटेल में वेरीफाई करेंगे इसे। लास्ट पॉइंट देखो अब, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुए, कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा। तो ऑडिट के अंदर तो हमें क्या देखना है, हमें इनकी क्या देखनी है, एरिथमेटिक एक्यूरेसी देखनी है। एरिथमेटिक एक्यूरेसी हमें क्या देखना है ऑडिट के अंदर, जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इनकी जो अकाउंटिंग है वो सही से हुई है या नहीं हुई, ये हमें देखना ऑडिट के अंदर। लेकिन फॉरेंसिक अकाउंटिंग है, इसके अंदर हम क्या देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे कि जो लॉज एंड रेगुलेशन हैं वो कंप्लाई हुए हैं या फिर नहीं, जो लॉज एंड रेगुलेशन है वो कंप्लाई हुए हैं या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ, डिफरेंस बिटवीन अदर ऑडिट्स एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग। अभी तक हमने जो भी देखा उसे हम एक बार कंसेप्ट बुक से भी देख लेते हैं। तो फोरेंसिक अकाउंटिंग इसका मीनिंग क्या है फोरेंसिक अकाउंटिंग का, कि अपनी इन्वेस्टिगेटिव एनालिटिकल स्किल्स को लगाकर फ्रॉड का पता लगाना, फाइनेंशियल इश्यूज जो भी है उन्हें रिजॉल्व करना, यही क्या है, फोरेंसिक अकाउंटिंग है। फिर हमने देखा डिफरेंसेज क्या है, कि अदर ऑडिट में और फोरेंसिक अकाउंटिंग में डिफरेंसेज क्या है। तो पहला डिफरेंस देखो क्या है, पहला डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव। अदर ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ये चेक करना, ये ओपिनियन देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं। लेकिन फोरेंसिक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये देखना कि फ्रॉड हुआ है या फिर नहीं हुआ। टेक्निक्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं अदर ऑडिट के अंदर, सब्सटेंटिव चेकिंग, इसे क्या बोला जाता है, सैंपल बेस्ड चेकिंग। लेकिन फोरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर हम इंडेक्स चेकिंग करते हैं। इसके ब्रैकेट में आप लिख भी लो सैंपल बेस्ड, जिससे समझ आ जाए आपको, सैंपल बेस्ड यहाँ पे आप लिख भी लेना, सैंपल बेस्ड लिख लो आप यहाँ पर टेक्निक के अंदर। पीरियड, ऑडिट कब करी जाती है, ये एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के लिए करी जाती है, लेकिन फोरेंसिक अकाउंटिंग में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन पर रिलाई करते हैं, लेकिन फोरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर हम इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करते हैं। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, इसका एग्जाम्पल क्या लिया था मैंने, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। तो ऑडिट के अंदर हम क्या करते हैं, उसकी अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक करते हैं कि उनकी अकाउंटिंग सही हुई है या नहीं, ये चेक करते हैं। लेकिन फोरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर हम क्या चेक करते हैं कि क्या लॉज एंड रेगुलेशन कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं। इसको उन्होंने क्या करा है, डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि रेगुलेटरी एंड प्रोप्राइटी में चेक करना है, हमें क्या करना है, उन कॉन्ट्रैक्ट की रेगुलेटरी एंड प्रोप्राइटी को चेक करना है। फिर लास्ट पॉइंट है एडवर्स फाइंडिंग। लास्ट क्या है, एडवर्स फाइंडिंग, कि अगर कोई एडवर्स फाइंडिंग मिलती है तो ऑडिट के अंदर हम तो क्या करते हैं, हम क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं। लेकिन फोरेंसिक अकाउंटिंग में क्या करेंगे, हम परपिट्रेटर का पता लगाएंगे कि किस बंदे ने फ्रॉड किया और फ्रॉड के इम्पैक्ट को बताएंगे, किस फ्रॉड का इम्पैक्ट क्या आया हमारे बिजनेस पे, कि बिजनेस पे फ्रॉड का इम्पैक्ट क्या आया फ्रॉड होने से, ये सब हमें बताना है। तो इसके लिए आप एक मेमोनिक भी बना लो याद करने के लिए, टॉप ऐप, तभी आपको याद होगा। जितने भी डिफरेंसेज वाले आएंगे ना टॉपिक, हमारे ऑडिट के अंदर जितने भी डिफरेंसेज वाले टॉपिक आएंगे उसमें आपको मेमोनिक बनाना ही बनाना है, नहीं तो आपको कभी याद ही नहीं होंगे। तो इसका बना लो टॉप ऐप। टी से क्या हो गया, टेक्निक्स। ओ से क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। देखो टी से क्या हो गया, टेक्निक्स। ओ से ऑब्जेक्टिव। ओ से और क्या हो गया, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। पी से पीरियड हो गया। ए से क्या हो गया, एडवर्स फाइंडिंग। और वी से क्या हो गया, वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक। इस तरह से आपको याद करना है।
आप याद कर लो तो कैसे करा करो, एक बार तो सारे नाम पढ़ लो, 2-3 टाइम्स क्या करो, जो जो आपको याद करो उनके नाम पढ़ लो। उसके बाद मेमोनिक को ध्यान में रखकर उनको सोचो। जैसे टॉप है तो आप सोचो टी से क्या था, टी से टेक्निक याद करा आपने, ओ से याद करो कि ओ से क्या क्या था, ऑब्जेक्टिव था, ओ बैलेंस शीट आइटम, पी से पीरियड, और ए से क्या हो गया, ए से एडवर्ड फाइंडिंग, बी से क्या हो गया, वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक। जैसे ही आपको याद आ जाए तो आप ये समझ लेना कि आपको ये टॉपिक याद हो गया। इस तरह से आपको याद करना है। अब बताओ क्या दिक्कत आएगी आपको याद करने में, तो इस तरह से आपको याद करना होता है। तो डिफरेंसेस में आपको क्या करना है, जो बोल्ड पॉइंट्स हैं इनको आपको एज इट इज लर्न करना है, और अंदर का जितना जितना हाईलाइट हो रखा है वो एक बार रीड कर लेना, फिर ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो। जितना बस हाईलाइट हो रखा है वो याद कर लेना, बाकी ओन लैंग्वेज में लिख देना। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फोरेंसिक प्रोफेशनल से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम कि ये जो फोरेंसिक प्रोफेशनल होगा, पहले इन्होंने बताया कि जो फोरेंसिक प्रोफेशनल होगा ये हो सकता है कि प्रैक्टिस में भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है ये कोई जॉब में भी हो सकता है, कि कोई जॉब भी कर सकता है या फिर ये अपनी प्रैक्टिस भी कर सकता है। ये अपनी प्रैक्टिस भी कर सकता है या फिर ये कोई जॉब के अंदर भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो बताया गया कि फोरेंसिक प्रोफेशनल अपनी कोई खुद की प्रैक्टिस भी कर सकता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयड भी हो सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये बताया गया, इतनी काम की बात नहीं है। अब बात आती है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फोरेंसिक प्रोफेशनल को यूज़ करती है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फोरेंसिक प्रोफेशनल को यूज़ करती है। तो ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ, वैसे इतना काम का नहीं है, ये पॉइंट इतना काम का नहीं है। तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है इनको, फोरेंसिक जो भी अकाउंटेंट है इनको यूज़ कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, वो हम देखने जा रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं ये भी फोरेंसिक अकाउंटिंग करवाती हैं, ये यूज़ करती हैं। बैंक्स यूज़ करते हैं इनको, जो पुलिस फोर्सेज होती हैं ये यूज़ करती हैं इनको, और जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो भी फोरेंसिक अकाउंटिंग करवाती हैं। अब जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये क्यों यूज़ करेंगी, मान लो इनसे कोई क्लेम आ गया, इनके पास इंश्योरेंस कंपनीज के पास कोई पार्टी क्लेम मांगने आ गई, इंश्योरेंस कंपनीज के पास कोई कंपनी 10 करोड़ का क्लेम मांगने आ गई, तो ये क्या करवाएगी इंश्योरेंस कंपनी, उसकी फोरेंसिक अकाउंटिंग करवाएगी, ये देखने के लिए कि जो सामने वाली कंपनी उसे जो क्लेम मांग रही है, सामने वाली पार्टी जो उसे क्लेम मांग रही है वो सही तो है ना, ऐसा तो नहीं कि उसने कुछ फ्रॉड कर रखा है। तो इस कारण से ये सब ऑर्गेनाइजेशन क्या करवाती हैं, फोरेंसिक अकाउंटिंग करवाती है। तो ये आपके इतने काम का नहीं है। अब हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन सी सर्विस रेंडर करता है जो फोरेंसिक अकाउंटेंट होता है, जो फोरेंसिक प्रोफेशनल होता है, ये कौन कौन सी सर्विसेज रेंडर करता है। जो फोरेंसिक प्रोफेशनल होता है कौन कौन सी सर्विसेज रेंडर करता है ये हम देखने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेशंस। सबसे पहले तो ये चेक करेगा, सबसे पहले देखो सर्विस क्या है, ये चेक करके बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रखी। ये सबसे पहले क्या देखेगा, एक सर्विस तो ये देता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ी वगैरह तो नहीं है। और देखो नेक्स्ट फंड डिवर्जन। अब ये और कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराएगा, ये बताएगा कि जो फ्रॉड हुआ इसका पैसा कहाँ पे लगाया गया है। ये पता करना भी किसका काम है, फोरेंसिक अकाउंटेंट का ही काम है। ये पता करना भी फोरेंसिक प्रोफेशनल का ही काम है कि जो फ्रॉड हुआ है उसके पैसे को, फ्रॉड के पैसे को कहाँ पे लगाया गया है, किन असेट्स में को लगाया गया है, ये पता करना भी फोरेंसिक प्रोफेशनल का ही काम है। थर्ड देखो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये चेक करना कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी तो नहीं हो रही, ये चेक करना भी किसका ही काम है, ये चेक करना भी फोरेंसिक प्रोफेशनल का ही काम है। फोर्थ पॉइंट टैक्स इवेजन, कोई टैक्स की चोरी तो नहीं हो रही, ये चेक करना भी किसका काम है, फोरेंसिक प्रोफेशनल का। फिफ्थ देखो आप एस्टिमेशन ऑफ लॉस या डैमेज, कि फ्रॉड के कारण कितना लॉस हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये पता करना भी किसका काम है, फोरेंसिक प्रोफेशनल का ही। तो फोरेंसिक प्रोफेशनल देखो क्या क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, फ्रॉड के पैसे को कहाँ लगाया गया ये देखना, कोई मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कोई टैक्स की चोरी तो नहीं हो रही, फ्रॉड के कारण कितना नुकसान हुआ, इसका एस्टिमेशन लगाना भी किसका काम है, फोरेंसिक प्रोफेशनल का ही। इसका एक और मतलब हो सकता है एस्टिमेशन ऑफ लॉस एंड डैमेज का, कि इंश्योरेंस कंपनीज भी क्या करवा सकती हैं कि कोई पार्टी अगर उनसे क्लेम मांगनी आई है तो उसका कैलकुलेशन करवा सकती हैं कि वास्तव में उस कंपनी को, वास्तव में सामने वाली पार्टी को कितना डैमेजेस हुए हैं, उसका कैलकुलेशन भी ये करवा सकती हैं फोरेंसिक प्रोफेशनल से। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो देखो जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं
इसमें फ्रॉड होने की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स होती हैं इनके अंदर फ्रॉड होने की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर क्या चेक करना है, इसके अंदर हमें चेक करना है कि रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन हुई हैं उनकी वैल्यूएशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ये भी कौन चेक करेगा, फोरेंसिक प्रोफेशनल। क्या चेक करेगा कि रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजेक्शन हुई हैं उनकी वैल्यूएशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ये कौन चेक करेगा, फोरेंसिक प्रोफेशनल ही चेक करेगा। लास्ट पॉइंट देखो, कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन अंडर आईबीसी, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन अंडर आईबीसी। आईबीसी क्या होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इस चैप्टर को आप डिटेल में कहाँ पढ़ते हो, लॉ के अंदर पढ़ते हो। आपका लॉ सब्जेक्ट के अंदर आपकी एक डिटेल में चैप्टर है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, वहाँ पे आप इसको डिटेल में पढ़ते हो। तो हमें देखना है कि आईबीसी के अंदर कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रही। आईबीसी में होता क्या है कि मान लो जो कंपनी दिवालिया हो गई, जो कंपनी क्या है बैंकरप्ट हो गई, जो कंपनी एकदम बर्बाद हो रही है, उसे क्या करा जाता है, उसे रिवाइव करने की कोशिश करी जाती है कि वो कंपनी सुधर सके। ऐसी कोशिश करी जाती है कि वो कंपनी वापस से रिवाइव हो सके। तो हमें ये देखना है कि जो आईबीसी हो रहा है, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं किया जा रहा। हमें चेक करना है कि जो रिवाइव करने की जो प्रोसीजर हो रही है कंपनी की, उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं किया जा रहा, ये चेक करना है। तो सबसे पहले हमने क्या क्या देखा सर्विसेज के अंदर, फोरेंसिक प्रोफेशनल बताओ क्या क्या सर्विसेज देगा। वो चेक करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना, जो फ्रॉड का पैसा है वो कहाँ पे लगाया गया वो भी ये चेक करेगा, टैक्स की कोई चोरी तो नहीं हो रही ये चेक करेगा, कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही ये चेक करेगा, कि फ्रॉड के कारण कितना लॉस हुआ उसका पता लगा के बताएगा, रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन हुई है उनकी वैल्यूएशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं ये बताएगा, और आईबीसी में कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रही ना, ये सब भी वो चेक करके बताएगा। अब यहाँ पे रोल भी दिया गया है, रोल ऑफ फोरेंसिक अकाउंटेंट, रोल ऑफ फोरेंसिक प्रोफेशनल। तो अगर आपसे मान लो रोल पूछ ले, क्वेश्चन में पूछ ले रोल बताओ, तो आपको क्या करना है, सर्विसेज तो लिखनी है जितनी सर्विसेज बताई है, साथ में आपको यहाँ पे कुछ रोल लिखाने जा रहा हूँ वो भी आपको एग्जाम में लिख के आने हैं, क्योंकि ऐसे ही कई बार ऐसा कर देता है वो सारे टॉपिक लिख देता है। तो आपको क्या करना है, अगर एग्जाम में पूछ ले मान लो रोल के नाम से, तो आपको सर्विसेज तो लिखनी है, जो यहाँ पे मैंने आपको 7-8 सर्विसेज लिखाई हैं, साथ में आपको रोल भी लिखने हैं। अब रोल क्या क्या है, देखो सबसे पहला सिंपल सा रोल, फ्रॉड डिटेक्शन, जो हम इस चैप्टर में स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि क्या काम बताओ फोरेंसिक प्रोफेशनल का, कि फ्रॉड हुआ है कि नहीं ये पता लगाना कि फ्रॉड हुआ है या फिर नहीं। सेकंड क्या है, फ्रॉड प्रिवेंशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉड डिटेक्शन का मतलब तो ये चेक करना कि फ्रॉड हुआ है या नहीं, लेकिन फ्रॉड प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि फ्रॉड होने ही नहीं देना। ये काम भी किसका है, फोरेंसिक प्रोफेशनल का। और ये मेजरली कौन करवाते हैं, बैंक करवाते हैं। बैंक फोरेंसिक प्रोफेशनल को अपॉइंट करवाते हैं, फोरेंसिक प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं ताकि वो क्या कर सके, फ्रॉड प्रिवेंशन कर सके। बैंक क्या करते हैं, फोरेंसिक प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं ताकि वो क्या कर सके, फ्रॉड प्रिवेंशन कर सके, फ्रॉड को प्रिवेंट कर सकें, फ्रॉड होने ही ना दे। और तीसरा कंप्यूटर फोरेंसिक्स। अब देखो उसे इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर फोरेंसिक्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो, मान लो क्या हुआ कि कंप्यूटर में से क्या कुछ एविडेंसेस थे, उनको क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया या उनको अल्टर कर दिया गया, कि कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर क्या थे, कुछ एविडेंसेस थे या डाटा वगैरह था, उन्हें डिलीट कर दिया गया। तो फोरेंसिक प्रोफेशनल को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, इन एविडेंसेज को रिकवर कर सके। उसके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उन एविडेंसेज को क्या कर सके, रिकवर कर सके। तो इसके पास कंप्यूटर फोरेंसिक्स भी होनी चाहिए। फिर लास्ट बोला गया कि प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट टेस्टिमोनी। इसका मतलब क्या है, कि जो फोरेंसिक प्रोफेशनल है इसे सिर्फ फ्रॉड का ही पता नहीं लगाना, इसे ये काम नहीं करना कि फ्रॉड हुआ है कि नहीं, इसे सिर्फ ये पता नहीं करना, इसे साथ ही साथ कोर्ट में जाके एक्सपर्ट विटनेस के रूप में अपने एविडेंसेज को भी सबमिट करना है। इसे क्या करना है, एक्सपर्ट विटनेस के रूप में क्या करना है, एविडेंसेज को भी सबमिट करना है। इसे क्या करना है बताओ, फोरेंसिक प्रोफेशनल को कोर्ट में जाकर एक्सपर्ट विटनेस के रूप में एविडेंसेज को भी सबमिट करना है। तो हमने रोल क्या क्या देखा, फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड हुआ है या नहीं ये पता लगाना, फ्रॉड प्रिवेंशन, फ्रॉड होने नहीं देना, कंप्यूटर फोरेंसिक, जो एविडेंसेज डिलीट हो गए हैं उनको रिकवर करना, और प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट टेस्टिमोनी, मतलब कोर्ट में जाके एक्सपर्ट विटनेस के रूप में एविडेंसेज प्रेजेंट करना। ये सब काम भी से करने हैं। तो अभी तक हमने जो भी देखा उसको हम एक बार कंसेप्ट बुक में भी देख लेते हैं। तो देखो फोरेंसिक प्रोफेशनल ये खुद की प्रैक्टिस भी कर सकता है या फिर ये जॉब भी कर सकता है।
उसके बाद ये कौन कौन सी सर्विसेज देता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेशन, फंड डिवर्जन्स की कहाँ कहाँ पे फंड फ्रॉड का पैसा लगाया गया है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई कि नहीं, टैक्स इवेजन, टैक्स से चोरी हुई है नहीं, रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन थी उनके वैल्यूशन में कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं, फ्रॉड के कारण कितना लॉस और डैमेज हुआ है, आईबीसी के अंदर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रही, और इसका रोल क्या होगा, इसको आप रोल भी लिख सकते हो बगल में। रोल क्या है, फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड प्रिवेंशन, कंप्यूटर फोरेंसिक और प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट टेस्टिमोनी। अब मैं आपको यहाँ पे मेमोनिक वगैरह बनवा देता हूँ। इसका मेमोनिक देखो क्या हुआ, सर्विसेज रेंडर्ड का मेमोनिक बना लो फास्टर। क्या है, फास्टर। एफ से क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेशन। एफ से क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेशन, और देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेशन, और क्या हो गया, फंड डिवर्जन। ए से क्या हो गया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एस से सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अंडर आईबीसी। टी से हो गया आपका टैक्स इवेजन। ई से क्या हो गया, एस्टिमेशन ऑफ लॉस एंड डैमेज। और आर से क्या हो गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो आपको फास्टर से याद करना है इसको, सर्विस रेंडर्ड को कैसे याद करना है, फास्टर से। एफ से क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेशन, फंड डिवर्जन। ए से क्या हुआ, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एस से सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। टी से टैक्स इवेजन। ई से एस्टिमेशन ऑफ लॉस एंड डैमेज। आर से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इस तरह से आपको याद करने हैं सारे पॉइंट्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आपके रोल के नाम से भी आ सकता है, इसको लिख लो रोल के नाम से, बगल में लिख लो रोल ऑफ फोरेंसिक प्रोफेशनल। लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको सर्विसेज भी लिखनी है और रोल दोनों लिखने हैं। आपको सर्विसेज भी लिखनी है, रोल भी लिखना है। और आपको क्या करना है, फ्रॉड डिटेक्शन, ये तो एज इट इज लिखना ही है ये वर्ड, फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड प्रिवेंशन, कंप्यूटर फोरेंसिक्स, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट टेस्टिमोनी, ये तो आपको एग्जैक्ट लिखना ही है। अंदर का आपको क्या करना है, ओन वर्ड्स में भी बना के लिखना है। अंदर का आपको क्या करना है, 2-3 लाइन्स के अंदर ओन वर्ड्स में आप बना के लिख देना। ये याद रखना, आपको क्या करना है, इनके अंदर का ओन वर्ड्स में 2-3 लाइन्स के अंदर बना के लिखना है। लेकिन जो सर्विसेज रेंडर्ड है इसमें आपको अंदर का बना के नहीं लिखना, इसके अंदर आपको अंदर का बना के नहीं लिखना। जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वहीं पर ही आपको क्या करना है, अंदर का बना के लिखना है। इसलिए आप ये लिख भी लो, अभी हाथ की हाथ आप ये लिख भी लो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, प्रोसेस पर। नेक्स्ट टॉपिक देखो, प्रोसेस ऑफ फोरेंसिक अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ फोरेंसिक अकाउंटिंग। अब बताओ प्रोसेस क्या होगी, जब हम ऑडिट की बात करते हैं, जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो क्या प्रोसेस होती है, जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो क्या प्रोसेस होती है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं। हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, एविडेंसेज लेते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन अब हम देखने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ फोरेंसिक अकाउंटिंग, कि फोरेंसिक अकाउंटिंग की क्या प्रोसेस होगी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप देखो, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन ये है पहला स्टेप। प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है, इनिशियलाइजेशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लाइंट से मीटिंग करके, इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लाइंट से मीटिंग करके जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोरेंसिक अकाउंटिंग करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में क्या किया जाएगा, क्लाइंट के साथ मीटिंग करके, क्लाइंट के साथ मीटिंग करके जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ली जाएगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज आ रहे हैं उनके हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेवलप प्लान। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने क्लाइंट से मिलकर के, क्लाइंट से मीटिंग करके जो अंडरस्टैंडिंग ली है, हमने क्लाइंट से मीटिंग करके जो अंडरस्टैंडिंग ली है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे। हमने क्लाइंट से मीटिंग करके जो अंडरस्टैंडिंग ली है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके हम क्या करेंगे, उनके बेसिस पे हम प्लान बनाएंगे। अब प्लान भी बना लिया, अब क्या करेंगे, प्लान भी बन गया तो थर्ड स्टेप में ऑब्टेन एविडेंस। हम क्या करेंगे, एविडेंसेज ऑब्टेन करेंगे। क्या करना है, प्लान भी बना लिया, हमने क्या करा, अंडरस्टैंडिंग ले ली, क्या क्या दिक्कत आ रही है, प्लान बना लिया। अब क्या करना है, एविडेंसेज ऑब्टेन करने हैं। फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, परफॉर्म द एनालिसिस। फोर्थ स्टेप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परफॉर्म द एनालिसिस।
इसके अंदर हमें क्या करना है, जो भी हमने एविडेंसेज ऑब्टेन करे उनका एनालिसिस करना है, उनका हमें क्या करना है, विश्लेषण करना है। जो हमने एविडेंसेज ऑब्टेन करे उनका हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है, उनका हमें विश्लेषण करना है। अब एनालिसिस क्या एनालिसिस करेंगे, हम क्या विश्लेषण करेंगे वो देखो, और हम कैसे एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी हमने एविडेंसेज लिए हैं उनको हम क्या कर देंगे, समराइज कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समराइज कर देंगे लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को, समराइज कर देंगे हम लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को, कि जो भी हमने एविडेंसेज ऑब्टेन करे हैं, जितने भी हमने ट्रांजेक्शन, जितने भी एविडेंसेज ऑब्टेन करे हैं उनको क्या करना है, समराइज करना है, उनको सबसे पहले एक जगह पे करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें इकोनॉमिक डैमेजेस को कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इकोनॉमिक डैमेजेस को कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये चेक करना है कि फ्रॉड के कारण कितना नुकसान हुआ, फ्रॉड के कारण कितना लॉस हुआ, इसे हमें कैलकुलेशन करनी है। तो परफॉर्म द एनालिसिस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन था उनको समराइज करेंगे। उसके बाद जितने भी फ्रॉड के कारण जो भी डैमेजेस हुई उनकी कैलकुलेशन करनी है। लेकिन अब इसका थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट इसी से रिलेटेड है सेकंड पॉइंट से। ये कैलकुलेशन होगी कैसे, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि फ्रॉड के कारण कितना नुकसान हुआ, कि फ्रॉड के कारण कितना नुकसान हुआ उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम। कि फ्रॉड के कारण कितना नुकसान हुआ उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो हम रिग्रेशन, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, रिग्रेशन एंड सेंसिटिव एनालिसिस करके, रिग्रेशन एंड सेंसिटिव एनालिसिस करके। अब ये क्या होते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उन फॉर्मूलाज को यूज़ करके रिग्रेशन एंड सेंसिटिव एनालिसिस करके हम क्या करेंगे, फ्रॉड के कारण जितना लॉस हो उनकी कैलकुलेशन करेंगे, कितने इकोनॉमिक डैमेजेस हुए इनकी कैलकुलेशन हम करेंगे। कैसे करेंगे, रिग्रेशन एंड सेंसिटिव एनालिसिस करके। और कैसे करेंगे, पीवी करके, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन करके, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन करके हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक डैमेजेस को कैलकुलेट करेंगे। तो एनालिसिस के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले जितने भी एविडेंस है जो उन्हें समराइज करना है। उसके बाद हमें देखना है कि फ्रॉड के कारण कितने डैमेजेस हुए, कितना लॉस हुआ, ये हमें चेक करना है। उसकी लेकिन कैलकुलेशन होगी कैसे, उसके लिए हम कुछ फॉर्मूला लगाएंगे, रिग्रेशन एंड सेंसिटिव एनालिसिस, रिग्रेशन एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस करेंगे हम, और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे। और क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन करके हम पता लगाएंगे कि फ्रॉड के कारण कितना लॉस हुआ। अब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन से कैसे करेंगे हम फ्रॉड का पता। मान लो फ्रॉड के कारण मुझे कोई फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला था, 10 लाख का, लेकिन फ्रॉड के कारण अब वो बेनिफिट नहीं होगा। मुझे फ्यूचर में 10 लाख का बेनिफिट होने वाला था, लेकिन फ्रॉड होने के कारण अब वो मेरा बेनिफिट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, उस 10 लाख का क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे, हम उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे और पता लगाएंगे कि फ्रॉड के कारण वास्तव में कितना लॉस हुआ, मुझे। अब हमें क्या करना है, हमने देखो क्या करा, सभी ट्रांजैक्शन को समराइज कर दिया, हमने फ्रॉड के कारण जितना लॉस हो उनकी कैलकुलेशन कर ली। अब हमें क्या करना है, ट्रेसिंग ऑफ असेट्स। अब हमें ये देखना है कि फ्रॉड के पैसे को कहाँ लगाया गया, अब हमें ये देखना है कि फ्रॉड के पैसे को कहाँ पे लगाया गया, ये अब हमें देखना है कि फ्रॉड के पैसे को कहाँ पे लगाया गया। लास्ट पॉइंट क्या करना है, लास्ट पॉइंट हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, चार्ट बना देने हैं। जो भी हमने एनालिसिस किया, जो भी अभी तक हमने एनालिसिस किया उसके लिए क्या बनाने हैं, हमें चार्ट एंड ग्राफिक्स बना के उसे एक्सप्लेन कर देना है। चार्ट एंड ग्राफिक्स बना के हमें इस एनालिसिस को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस, परफॉर्म द एनालिसिस वाला पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हुआ। एनालिसिस हम कैसे करेंगे, जितने भी ट्रांजैक्शन है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को समराइज करेंगे। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि फ्रॉड के कारण कितना नुकसान हुआ, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। उसकी कैलकुलेशन हम कुछ फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे रिग्रेशन एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद जब हमने कैलकुलेट पता कर लिया कि फ्रॉड के कारण कितना नुकसान हुआ, उसके बाद हम पता लगाएंगे कि फ्रॉड के पैसे को फ्रॉड करने वाले व्यक्ति ने कहाँ पे लगाया, ट्रेसिंग ऑफ असेट्स करेंगे। और लास्ट पॉइंट हम क्या करेंगे, जो भी हमने एनालिसिस करा उसको चार्ट और ग्राफिक के द्वारा एक्सप्लेन कर देंगे, तो हमारे देखो 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। इनिशियलाइजेशन, फिर हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन में हम क्या करते हैं, क्लाइंट के साथ मीटिंग करके पता लगाते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। उसके बेसिस पे हम प्लान बनाते हैं, फिर एविडेंसेज ऑब्टेन करते हैं। उन एविडेंसेज का हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अब क्या करेंगे, हमने एनालिसिस भी कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग। लास्ट में हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। अब हमें क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। तो रिपोर्टिंग के अंदर बताओ हम क्या बताएंगे,
रिपोर्टिंग के अंदर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर ग्राफिक्स बनाए थे, चार्ट और ग्राफिक्स बनाए थे, ये हम क्या करेंगे अपनी रिपोर्ट के अंदर बता देंगे। जो भी हमने ऊपर एनालिसिस के अंदर चार्ट और ग्राफिक्स बनाए थे अपने एनालिसिस को एक्सप्लेन करने के लिए, अपने एनालिसिस को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमने चार्ट और ग्राफिक्स प्रिपेयर करे थे, उनको हम क्या करना है अपनी रिपोर्ट के अंदर भी डाल देना है। उसको हमें क्या करना है अपनी रिपोर्ट के अंदर भी डाल देना है। फिर और क्या बताएंगे रिपोर्ट के अंदर, क्या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई, ये भी हम क्या करेंगे अपनी रिपोर्ट के अंदर बताएंगे। क्या बताएंगे कि बिजनेस के अंदर क्या क्या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई वो बताएंगे, कि क्या क्या फ्रॉड हुआ वो सब बताएंगे। फिर थर्ड पॉइंट देखो, हम ये बताएंगे कि फ्रॉड स्कीम कैसे सेटअप करी गई, फ्रॉड स्कीम कैसे सेटअप करी गई ये बताएंगे। कि जो जिस बंदे ने फ्रॉड किया उसने फ्रॉड को कैसे अंजाम दिया, ये भी हम क्या करेंगे अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। अब आप बोलोगे इसको बताकर होगा क्या कि फ्रॉड करने वाले व्यक्ति ने कैसे फ्रॉड को अंजाम दिया, इसको बताने से होगा क्या। तो देखो, इसको बताने से क्या पता चलेगा कि जो बिजनेस है, जिस बिजनेस के अंदर फ्रॉड हुआ है, ये पता चल जाएगा कि उस बिजनेस के अंदर कहाँ कहाँ पर कंट्रोल्स कमज़ोर हैं, कहाँ कहाँ पर कंट्रोल्स की कमी है। भाई फ्रॉड हो क्यों रहे हैं, क्योंकि उसके पास बिजनेस के पास अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है। अगर मान लो आपके पास इंटरनल कंट्रोल्स आपके मजबूत हैं तो आप क्या होते हैं, आपकी बिजनेस के अंदर फ्रॉड होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अगर आपके बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल्स मजबूत हैं तो आपके बिजनेस के अंदर फ्रॉड होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इस कारण से हम बताएंगे कि फ्रॉड करने वाले ने किस तरह से फ्रॉड को अंजाम दिया, कहाँ पे आपके बिजनेस में कंट्रोल्स कमज़ोर हैं, ये सब हम बताएंगे। और लास्ट में हम क्या कर देंगे रिपोर्ट के अंदर, जो नॉर्मल हम सभी रिपोर्ट्स में बताते हैं, हम बताएंगे कि जो हमने फोरेंसिक अकाउंटिंग करी इसका नेचर क्या था, स्कोप क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, स्कोप ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन। जो हम नॉर्मल रिपोर्ट, जो हम ऑडिट के अंदर भी बताते हैं, जो हम नॉर्मल ऑडिट करते हैं उनके अंदर भी हम जो बात बताते हैं वो सब हम बता देंगे। कि जो हमने फोरेंसिक अकाउंटिंग करी इसका नेचर क्या था, स्कोप क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या है, और लिमिटेशन क्या क्या रही फोरेंसिक अकाउंटिंग करते वक्त। तो ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वाला पॉइंट भी। प्रोसेस में हमने क्या क्या देखे अभी तक, 5 पॉइंट देखे, इनिशियलाइजेशन, डेवलपिंग प्लान, ऑब्टेन एविडेंसेज, परफॉर्म द एनालिसिस और रिपोर्टिंग। अगर हम ऑडिट की बात करें तो उसका लास्ट स्टेप ही क्या होता है, ये रिपोर्टिंग होता है। लेकिन हम ये क्या है, फोरेंसिक अकाउंटिंग, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग पर ही काम कंप्लीट नहीं होगा, इसमें एक स्टेप हो रहेगा, स्टेप 6, जो कि क्या है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स। लास्ट स्टेप क्या है, कोर्ट प्रोसीडिंग। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोर्ट में जाकर एविडेंसेज प्रेजेंट करेंगे, कोर्ट में जाके हम क्या करेंगे, एविडेंसेज को प्रेजेंट करेंगे। तो अब कंप्लीट हुई है हमारी प्रोसेस ऑफ फोरेंसिक अकाउंटिंग। हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग तो करनी है, लेकिन साथ ही साथ हमें कोर्ट में एक्सपर्ट विटनेस के रूप में क्या करना है, एविडेंसेज को प्रेजेंट भी करना है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसको हम एक बार कंसेप्ट बुक से भी देख लेते हैं। देखो, सबसे प्रोसेस ऑफ फोरेंसिक अकाउंटिंग, पहला क्या, इनिशियलाइजेशन में आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट की आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है क्लाइंट से मीटिंग करके, उसके बेसिस पे आपको प्लान बनाना है, फिर एविडेंसेज ऑब्टेन करने हैं, फिर आपको क्या करना है, एनालिसिस परफॉर्म करना है। इसके अंदर आप क्या करते हो, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को समराइज करते हो, फिर इकोनॉमिक डैमेजेस को कैलकुलेट करते हो। उसको कैलकुलेट करने के लिए आप कुछ फॉर्मूलाज लगाते हो, रिग्रेशन और सेंसिटिव एनालिसिस, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन। उसके बाद आप ये देखते हो कि फ्रॉड करने वाले ने फ्रॉड के पैसे को लगाया कहाँ पर, और लास्ट में आप चार्ट और ग्राफिक्स बना के अपने एनालिसिस को क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो। रिपोर्टिंग के अंदर आपको क्या करना है, जो आपने ग्राफिक्स बनाए थे वो ग्राफिक्स भी आपको क्या करना है, अपनी रिपोर्टिंग के अंदर देने हैं। आपको बताने की क्या क्या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हुई, किस तरह से फ्रॉड करने वाले ने फ्रॉड को अंजाम दिया, और आपको बताना है नेचर क्या था, स्कोप क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था और लिमिटेशन क्या थी, ये सब आपको बताना है। लास्ट है कोर्ट प्रोसीडिंग। इसमें आपको बताना है आपको क्या करना है, कोर्ट में जाके एविडेंसेज को प्रेजेंट भी करना है। अब इसको आपको याद कैसे करना है, तो देखो इस पर एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा, सीधे पूछेगा आपसे प्रोसेस ऑफ फोरेंसिक अकाउंटिंग। तो जो भी बोल्ड में लिखे हैं, जो भी वर्ड बोल्ड में लिखे हैं उनको आपको क्या करना है, एज इट इज लिखना है, और अंदर का आपको क्या करना है, 2-3 लाइन्स में ओन वर्ड्स के अंदर लिखना है, 2-3 लाइन्स में आपको ओन वर्ड्स में बना के लिख देना है। लेकिन ऐसे क्या करता है, जो स्टेप नंबर 4 है इसको क्या करता है, अलग से भी पूछ लेता है। जो स्टेप नंबर 4 है आपका, परफॉर्म द एनालिसिस, इसको क्या करता है, अलग से भी पूछ लेता है ऐसे इसको। तो आपको इससे भी याद करना है, लेकिन इसलिए मैं आपको मेमोरिंग नहीं बनवा रहा, लेकिन इसे आप कैसे याद कर सकते हो, नंबरिंग कर लो। जैसे समराइजिंग द लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, इसे पहला नंबर दे लो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि लॉस कितना हुआ, ये हो गया सेकंड नंबर। फिर आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि लॉस की कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो इसके लिए आपको 2 फॉर्मूला लगाने हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन और रिग्रेशन और सेंसिटिविटी एनालिसिस।
तो ये हो गया थर्ड और फोर्थ। फिफ्थ आपको क्या करना है, असेट्स को ट्रेस करना है कि फ्रॉड के पैसे को कहाँ लगाया गया। और छठे में आपको क्या करना है, चार्ट्स वगैरह बना के आपको अपने एनालिसिस को एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से आप परफॉर्म द एनालिसिस वाले को अलग से भी अच्छे से भी याद कर लेना। क्विज पे ICAI सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। फिर है रिपोर्टिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ICAI इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसमें आप पढ़ लेना एक बार, बस जितना याद हो जाए इतना काफ़ी है। अब चलते हैं हम लास्ट टॉपिक पर। इसको हम यहीं से कर लेते हैं, फालतू टॉपिक है, की एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट। की एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट आप ऑडिट के अंदर भी देखते हैं बेसिक एलिमेंट्स। किस में देखते हैं आप, SS 700 में। ऑडिट के अंदर हम क्या किस में देखते हैं, SS 700 में। तो SS 700 में जो की एलिमेंट्स हैं वही लगभग यहाँ पे सेम है। वैसे फोरेंसिक अकाउंटिंग और ऑडिट के अंदर डिफरेंसेज हैं, लेकिन फिर भी जो की एलिमेंट्स हैं वो लगभग दोनों के सेम ही हैं। तो बताओ की एलिमेंट क्या क्या होते हैं, टाइटल एड्रेस ही बताना। हम रिपोर्ट के अंदर बताओ क्या क्या बताते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, टाइटल एड्रेस ही बताना, स्कोप ऑब्जेक्टिव एग्जीक्यूटिव समरी देना। हम ऑडिट के अंदर ये बताते हैं कि क्या ऑडिट एज पर ऐसे करी गई है, क्या वो एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करी गई है। हम ये बताते हैं कि क्या ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग करी गई है या फिर नहीं। लेकिन इसके अंदर हम क्या बताएंगे कि क्या फोरेंसिक अकाउंटिंग एज पर फोरेंसिक स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करी गई है या नहीं। यहाँ पे ये मत लिख देना एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, मत लिख देना। यहाँ पे आपको क्या लिखना रहेगा, फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स। ये देखो ये वाला पॉइंट कि फैक्ट दैट असाइनमेंट इज कंडक्टेड एज पर FIS फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स। और आप क्या बताओगे, लिस्ट ऑफ फाइंडिंग्स कि क्या क्या रिजल्ट निकले, उनकी पूरी लिस्ट बताओगे कि फ्रॉड किसने करा, फ्रॉड कितने अमाउंट का फ्रॉड किया गया, इनको एविडेंसेज के साथ बताओगे। अपनी रिपोर्ट के अंदर आपको एविडेंसेज के साथ ये सब बातें बतानी है कि किस बंदे ने फ्रॉड किया, कितने अमाउंट का फ्रॉड किया, लिस्ट ऑफ फाइंडिंग्स ये सब बताना आपको, सपोर्टेड बाई की एविडेंसेज। और आपको क्या बताना कि आप पे क्या क्या लिमिटेशन लगाई गई थी, फोरेंसिक अकाउंटिंग करते वक्त आपने क्या क्या जम्पशंस ली, क्या क्या कंक्लूजन निकली, ये सब आपको बताना है। तो ये फालतू टॉपिक है, लेकिन याद करना आपको, इसके अंदर कोई भी 5-6 पॉइंट आप याद कर लेना। इसके अंदर आप कोई भी 5-6 पॉइंट याद कर लेना। तो इसके अंदर देखो आप कौन कौन से याद कर लो। की एलिमेंट्स के अंदर आप फर्स्ट पॉइंट याद कर लो, ये सिंपल है कि आपको सभी रिपोर्ट्स मिलेगा। सेकंड पॉइंट भी आपको सभी रिपोर्ट्स मिलेगा। थर्ड पॉइंट भी आपको सभी में मिलेगा। ये जो फिफ्थ पॉइंट है कि जो फोरेंसिक अकाउंटिंग है क्या वो एज पर FIS करी गई है कि नहीं, ये भी आपको सभी ऑडिट के अंदर मिलेगा। ऑडिट के अंदर आप क्या लिखा होता है कि वेदर ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर ऐसे और नोट, ये लिखा होता है उसके अंदर कि वेदर ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर ऐसे, उसके अंदर ये लिखा होता है। तो ये पॉइंट भी आप देख लेना, फिफ्थ पॉइंट। और आप देख लो सिक्स पॉइंट, ये भी सिंपल पॉइंट है। और आपके अकॉर्डिंग देख लेना, एक पॉइंट और करना चाहो तो इसके अंदर मैं आपको यहाँ पे मार्क भी करवा देता हूँ। लिस्ट ऑफ फाइंडिंग्स आपको देखना है कि आपको रिपोर्ट के अंदर ये बताना है कि क्या क्या रिजल्ट निकले, कि कितना फ्रॉड हुआ, किसने फ्रॉड किया, ये सब बताना। लेकिन कैसे बताना आपको, एविडेंसेज के साथ। कैसे बताना आपको, एविडेंसेज के साथ बताना है। ऐसे नहीं कि आपको कुछ भी लिख देना है, आपको एविडेंसेज के साथ बताना है कि कितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ, किस बंदे ने फ्रॉड किया, ये सब आपको एविडेंसेज के साथ बताना है। तो हमारा फोरेंसिक अकाउंटिंग का रिवीजन भी कंप्लीट हुआ। अब एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपको याद करना है। एक बार हम वापस देख लेते हैं। तो ड्यू डिलिजेंस के अंदर आपको मीनिंग भी याद करनी है। मीनिंग में जो जो हाईलाइट हो रखा है वो सब आपको याद करना है। आपको एरियाज भी याद करने हैं, ये तो आपको पढ़ते ही याद हो जाएंगे, जैसे आप रीडिंग मारोगे याद हो जाएंगे एरिया। फिर आया डिफरेंस बिटवीन ड्यू डिलिजेंस एंड ऑडिट। ड्यू डिलिजेंस की डेफिनेशन तो सेम ही है जो हमने ऊपर देखी थी। ऑडिट की डेफिनेशन जो आप इंटर में पढ़ रहे थे, जो आपने इंटर में पढ़ी थी, सेम वही है। तो यहाँ पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यू डिलिजेंस, इसको क्या करना है, आपको रीड मानना है, इसको याद करने की कोशिश मत करना। 2-3 पॉइंट्स आपको क्या करना है, रीड करने हैं। जब आप रीड करोगे तो अपना आप याद हो जाएंगे। फिर क्लासिफिकेशन आपको याद करना है, इस पर ICAI अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, और इसमें आपको ओन वर्ड्स के अंदर भी लिखना है। आपको क्या करना है, 2-3 लाइन्स अपने ओन वर्ड्स में भी लिखनी है, ये याद रखना बस। फिर ICAI आप पे फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस पे सेपरेटली क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो बोल्ड वर्ड्स हो रखे हैं, जो कीवर्ड्स बोल्ड हो रखे हैं, उन्हें तो एज याद करना है और अंदर का आपको बना के लिखना है। लेकिन ICAI क्या करता है, जो कैश फ्लो वाला टॉपिक है, इस पर अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कैश फ्लो आप कैसे चेक करोगे, कि टारगेट कंपनी की कैश फ्लो में क्या क्या चेक करोगे, तो ये भी आपको अलग से याद करना है। इसलिए मैंने इसका आपको अलग से मेमोरी बनवा दिया। इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी याद करने में। फिर हिडन लायबिलिटीज, इसमें आप क्या करना, मिनिमम 5 पॉइंट्स याद कर लेना। मिनिमम 5 तो करनी है, ज़्यादा हो सके तो बढ़िया है, हो जाए तो। लेकिन अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो मिनिमम 5 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी।
ऐसी और वैल्यूड एसेट्स में आप मिनिमम 5 पॉइंट्स को से भी याद कर लेना। फिर हमने एग्जांपल देखे ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट पे, इस पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है, मिनिमम 5 पॉइंट्स याद करना है आपको। तो इसके अंदर देखो आपको टाइम नहीं लगेगा, अगर आप देखोगे तो आपको याद करने में टाइम ही नहीं लगेगा। कितना सिंपल है, कुछ आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ज़्यादा टाइम वेस्ट ही नहीं करना इनको याद करने में। ऐसे नहीं कि एक ही टॉपिक में लग जाओ फालतू का याद करने में। जब मैंने आपको अंदर का मना कर दिया तो ऐसे नहीं कि आप अंदर का याद करने लग जाओ, अंदर का आपको ओन लैंग्वेज में ही करना है। और जिनमें मैंने अंडरलाइन करवाया है उनको बस एक बार रीड मार लेना, जिनमें मैंने आपको अंडरलाइन करवाया उनको एक बार रीड मार लेना। ऐसे नहीं कि उनको याद करने लग जाओ कि मैंने अंडरलाइन करवा दिया तो आप याद ही करने बैठ जाओ। तो आपको क्या करना है, उनको सिर्फ एक बार रीड मारना है, रीड मारना है। अगर आपको याद कुछ करना है तो मैं हाईलाइट करवा देता, अगर आपको कुछ याद करना होगा ना तो मैं उसको हाईलाइट करवा दूंगा, लेकिन जब मैंने अंडरलाइन करा तो आप क्या करना, उनको रीड मार लेना, याद हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और याद कैसे करना आपको, पहले आप सभी पॉइंट्स पढ़ो, 2-3 टाइम्स आप क्या करो, 2-3 टाइम्स सभी पॉइंट पढ़ लो। उसके बाद मैमोनिक पढ़ के अपने मन में सोचो सभी पॉइंट्स को। जैसे पी से आप सोचोगे पेंडिंग सेल टैक्स असेसमेंट, पेंडिंग कस्टम ड्यूटी असेसमेंट, ऐसे आपने सोचा लेबर क्लेम्स, इस तरह से आपको याद करना है। और जैसे अगर आपको सारे पॉइंट याद आ गए तो आप समझ लेना कि आपको टॉपिक याद हो गया। उसके बाद आप आगे बढ़ जाओ, उसके बाद आप क्या करो, आगे बढ़ जाओ, इस तरह से आपको याद करना है। फिर आते हैं हम फोरेंसिक अकाउंटिंग में। फोरेंसिक अकाउंटिंग में देखो जो मीनिंग है ये क्या है, OR है, एक बार रीड करके छोड़ देना बस, ये काम की नहीं है, ये OR है। उसके बाद डिफरेंसेज आपको याद करने हैं, जो पर्टिकुलर है ये तो आपको एग्जेक्टिव याद करने हैं, और अंदर में भी जो जो कीवर्ड्स हाईलाइट हो रखे हैं उनको आपको क्या करना है, उनको आपको एग्जेक्टिव याद करना है, बाकी आप बना के लिख देना। फिर ये सब आपको याद करना ही है कि क्या कौन कौन सी वो सर्विसेज रेंडर करेगा, ये आपको मैमोनिक के साथ याद करना है, तभी आपको याद रह पाएंगे, वरना आपको याद नहीं रह पाएंगे, वरना याद नहीं होंगे, आप एग्जाम जाके भूल जाओगे। प्रोसेस तो हो ही जाएगी। इसके अंदर बस जो स्टेप 4 है, प्रोसेस के अंदर जो स्टेप 4 है, स्टेप 5 है, इनको आपको अंदर से भी याद करना है। बाकी आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ हेडिंग याद करनी है। बाकी स्टेप में आपको क्या करना है, उनकी हेडिंग याद करनी है, लेकिन जो स्टेप 4 स्टेप 5 है इनको आपको अंदर से भी याद करना है। स्टेप 4 स्टेप 5 को आपको अंदर से भी याद करना है। फिर की एलिमेंट्स आ गए, ये तो आपको पढ़ते ही याद हो जाएंगे, आपको लगभग सभी चैप्टर मिल जाएंगे, क्योंकि सभी चैप्टर में जब भी रिपोर्टिंग आएगी की एलिमेंट्स आएंगे तो लगभग सेम ही होते हैं। जिसमें मैंने आपको बता दिया आप कौन कौन से 5 याद कर लेना, बाकी छोड़ देना चाहिए तो। और अगर आपके पास टाइम हो तो एक्स्ट्रा भी याद कर लेना। इसके अंदर देखो कितने गिवन है, 8 पॉइंट्स गिवन है, आप कोई भी 5 याद कर लेना, जिसमें मैंने आपको बता भी दिया था कौन कौन से थे, कि एक टाइटल वाला, स्कोप, एग्जीक्यूटिव समरी वाला, लिस्ट ऑफ फाइंडिंग्स वाला, और क्या ये फोरेंसिक स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करी गई है, ये वाला आप कर लेना। तो हमारा ड्यू डिलिजेंस और फोरेंसिक अकाउंटिंग का रिवीजन कंप्लीट हो गया है। हमने इनको डिटेल में रिवीजन करा है, हमने एक एक पॉइंट्स का डिटेल में रिवीजन करा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा।